अगर इस वीडियो में 25 लाइक्स आएंगे तो मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा। ये एक्शन और ड्रामा वाली रेड शर्ट एक गैंगस्टर के बदले की कहानी है। एपिसोड के शुरुआत में कई लोगों को देखते हैं जिनके हाथ में हथियार है और उनके बीच में एक वाइट शर्ट पहने हुए आदमी को देखते हैं जिसका परिचय बताया जा रहा है। ये वह आदमी है जो दक्षिण कोरिया के सभी किलर से ऊपर था और उनमें से बहुतों द्वारा डरा जाता था। वे उसे रेड शर्ट कहते हैं। वह आदमी जिसने अकेले दम पर इस कंपनी को बनाया है, ये क्या है, अब रिटायर होने की तैयारी कर रहा है। तभी वह बोलता है, मैं छोड़ रहा हूं। तभी उन किलर्स के लीडर के पीछे खड़ा आदमी बोलता है, क्या मैं इसे मार डालूं, और अपने हथियार निकालकर आगे बढ़ने वाला होता है। तभी रेड शर्ट भी अपना हथियार पकड़े हुए रहता है। तभी लीडर अपना हाथ उठाते हुए बोलता है, जाओ, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। तभी एक बस देखते हैं जिसमें रेड शर्ट बैठे फोन पर बात कर रहा है और बोलता है, मैंने अभी काम खत्म किया हूं और अब मैं घर जा रहा हूं। हमारा छोटा चैंपियन कैसा है, उसे बताओ कि डैडी उसे याद करते हैं। तभी उसके वाइफ को देखते हैं जो डिनर बना रही हैं और कॉल पर बोलती हैं, वह मेरे पेट में टिक मार रहा है, वह चाहता है कि डैडी जल्दी घर आए। तभी रेड शर्ट पूछता है, सच में क्या वह अभी किक मार रहा है? उसकी वाइफ हंसते हुए बोलती है, हाँ, तुम क्या कर रही हो? तभी रेड शर्ट बेबी के अल्ट्रासाउंड वाला पिक देखते हुए बोलता है, मैं अभी हमारे छोटे चैंपियन की तस्वीरें देख रहा हूं। तभी उसकी वाइफ बोलती है, उन्हें देखना बंद करो, बच्चा लगभग आने ही वाला है, तुम सिली हो रहे हो। तभी रेड शर्ट के फिंगर में एक चमक आती है। तभी देखते हैं कि कोई उस पर पीछे से हमला करने वाला होता है, जिसके हमले से वह बचने में कामयाब हो जाता है। ये देख बस के आदमी डर जाते हैं। पीछे वाला आदमी बोलता है, उसके पास चाकू है। एक बोलता है, कोई पुलिस को बुलाओ, और आगे बैठी महिला डर से बोलती है, कोई मदद करो। तभी रेड शर्ट की वाइफ कॉल पर बोलती है, हनी, अभी वह क्या था? ये हल्ला सुनकर रेड शर्ट पर हमला करने वाला बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा, इसीलिए शोर मचाना बंद करो, सब लोग नीचे उतरो। रेड शर्ट को बोलता है, तुम्हारे सिवा। तभी रेड शर्ट अपनी वाइफ को बोलता है, मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगा, हनी, आई लव यू। और तभी सभी लोग बस से उतर जाते हैं सिवाय उन दोनों के। तभी किलर रेड शर्ट पर हमला करता है, जिससे वह आसानी से बच जाता है और किलर का हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे किलर नीचे गिर जाता है और किलर के गर्दन को दबाते हुए बोलता है, तुम कौन हो? तभी किलर हंसते हुए बोलता है, ही, तुम मुझे पहचान भी नहीं सके। बेशक कंपनी तुम्हारे लिए आएगी। क्या तुम सचमुच सोच रहे थे कि तुम छोड़कर अनहार्म यूं ही चले जाओगे? तभी रेड शर्ट अपने वाइफ को कॉल करता है, पर उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। तभी वह घबरा जाता है और अपना वाइफ का नाम बोलता है, मिजू। तभी सीन मिजू तरफ जाता है, जहां वह खाना बनाते हुए बोलती है, डिनर लगभग बन गया है, उन्हें जल्दी घर आ जाना चाहिए। तभी डोर बेल की आवाज आती है। तभी मिजू पूछती है, कौन है? तभी रिप्लाई आता है, गुड इवनिंग, मैं आपके पति के साथ काम करता हूं, मैं उनके रिटायरमेंट का उपहार लाया हूं। ये सुनकर मिजू को शक होता है, फिर भी वो गेट खोल देती है और पीछे हटने लगती है और नीचे गिर जाती है। तभी आई पैच वाला आदमी को देखते हैं जो लीडर के पीछे खड़ा था और रेड शर्ट को मारने की बात कर रहा था। मीजू के बाल को पकड़ के तानते हुए चाकू उसके गर्दन पर ले जाता है। तभी मीजू बोलती है, प्लीज कोई मदद करो। तभी रेड शर्ट को दौड़ते हुए देखते हैं, जो मीजू को फोन करने का ट्राई करता है, पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है और बोलता है, प्लीज सुरक्षित रहना। तभी देखते हैं रेड शर्ट घर पहुंच जाता है और दरवाजा को जोर से खोलता है। तभी वह कई सारे पैरों के निशान देखता है। निशान देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी वह घर के अंदर आता है, जहां चेयर पर बैठा आई पैच वाला आदमी बोलता है, वेलकम बैक, और डिनर खाते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे घर बच्चा आने वाला है, क्या इसलिए तुमने प्रेसिडेंट को धोखा दिया? तुम उस तरह के इंसान नहीं हो जो इतनी मामूली बात को अपने रास्ते में आने देगा।
तभी रेड शर्ट पूछता है, क्या प्रेसिडेंट जानते हैं कि तुम यहाँ हो? तभी आई पैच वाला आदमी बोलता है, क्या तुम्हें पूछने की जरूरत भी है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये मेरा फैसला था और सिर्फ मेरा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इससे ज्यादा दिलचस्प क्या है? अंदाजा लगाओ। क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी सांस ले रही है? तभी आई पैच वाले आदमी के साथ आए किलर्स रेड शर्ट पर हमला कर देते हैं, जिसमें से एक उस पर चाकू से हमला करता है, जिससे रेड शर्ट बच जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पर अपने कोहनी से मारता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है और उसके हाथ से चाकू ले लेता है और एक एक कर इस सबको मारते जा रहा है। वह पलक झपकते ही किलर के गले को काट दे रहा है। तभी एक किलर रेड शर्ट को एक किक मारता है, जिससे वह एक रूम में जा गिरता है। तभी सब किलर को रूम में जाते देखते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं एक किलर रूम से भागने का कोशिश करता है, जिसे रेड शर्ट अंदर खींचकर मार देता है। तभी आई पैच वाला आदमी बोलता है, फाइनली तुमने अपना असली रंग दिखाया, क्या यह सही नहीं है रेड शर्ट? तभी रेड शर्ट को देखते हैं, जिसकी व्हाइट शर्ट खून से लाल हो गई है। अब मेरी बारी है खेलने की, और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी रेड शर्ट आई पैच वाले बंदे को टेबल में पटक देता है और उसके गले के सामने चाकू को पटक देता है और गले से सटाते हुए तान देता है, जिससे बचते हुए अपैच वाला आदमी हमला करता है, परंतु उसके गले में कट लग ही जाता है और खून निकलने लगता है, जिसे अपने हाथ से दाबते हुए रेड शर्ट पर हमला करता है। तभी रेड शर्ट उसके हाथ पर हमला करता है और कई बार उस पे चाकू घोंप देता है और जोरदार तमाचा मारता है, जिससे अपैच वाला आदमी सोफा पर जा गिरता है और हंसते हुए बोलता है, हे, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, मुझे मार दो। तभी रेड शर्ट उसे मार देता है। तभी देखते हैं घर में चारों तरफ लाशें और खून गिरा हुआ है और रेड शर्ट एक रूम में जा रहा है। तभी उसे अपनी शादी, बच्चे होने की खुशखबरी और वाइफ साथ बच्चे की अल्ट्रासाउंड वाली पिक देखना जैसे खुशी के पल याद आते हैं। तभी उसके वाइफ की डेड बॉडी देखते हैं। अगले सीन में एक फ्यूनरल हॉल देखते हैं, जहां रेड शर्ट के बच्चे की अल्ट्रासाउंड वाली पिक और वाइफ की एंगेजमेंट रिंग एक टेबल पर रहती है और रेड शर्ट अपने वाइफ के ताबूत के पास फोन पर बोल रहा होता है, किलर्स मेरे घर आए थे। तभी प्रेसिडेंट पूछते हैं, क्या तुमने उन्हें मार दिया? तभी रेड शर्ट बोलता है, हाँ। तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं, ये मेरी गलती है कि मैं एक मूर्ख साथी को रखा, मैं माफी चाहता हूं। फिर भी वह मूर्ख है, परंतु वो अभी भी हमारा परिवार है। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा और किलर्स का सामना करने के लिए तैयार रहो। तभी रेड शर्ट बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। रेड शर्ट और मीजू की शादी का फोटो देखते हैं, जिसमें वो दोनों काफी खुश हैं। तभी वो फोटो को घर के दीवार पर देखते हैं, जहां फोटो पर खून के छींटे लगे हुए हैं, और बगल से रेड शर्ट को जाते हुए देखते हैं, जो कमरे से बाहर निकलता है, जहां खून के छींटे अभी भी जमीन पर लगे हुए हैं। तभी रेड शर्ट मेन दरवाजे की ओर घूमकर दरवाजे को खोलता है और बाहर निकलते हुए बोलता है, बाद में मिलते हैं, और बाहर निकल के दरवाजे को बंद कर देता है। सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहां एक आदमी सेब कटिंग करते हुए बोलता है, हमें HQ को बैकअप भेजने के लिए कहा गया है, हमें क्या करना चाहिए? और सेब खाते हुए बोलता है, क्या उन्हें सचमुच एक आदमी को खत्म करने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत है? तो उस एक आंख वाले आदमी की टीम हाल ही में पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने सुना कि प्रेसिडेंट ने व्यक्तिगत रूप से उसके शव को वापस लाने का आदेश दिया था। क्या चचेरे भाई होने के कारण यह उसका सम्मान दिखाने का तरीका है? उस बदमाश में क्या खास है जिसने किसी पर गिरोह बनाकर हमला करने की कोशिश की और खुद मारा गया? ईमानदारी से कहूं तो HQ के वे लोग, यह सब जान पहचान का खेल है, वे किसी काम के नहीं है। तभी उसके सामने बैठा आदमी बोलता है, खैर वे आखिर बदनाम रेड शर्ट का सामना कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। वह हत्यारों के बीच एक लेजेंड है। अब जब उसने कदम बढ़ा दिया है, दूसरे भी निश्चित रूप से उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे। सबसे बुरी स्थिति में वह अकेले ही एक जंग युद्ध शुरू कर सकता है। तभी पहला मोटा आदमी बोलता है, तुम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। अफवाहें आमतौर पर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं।
वह कंपनी के खिलाफ जा रहा है। वह अकेले क्या कर लेगा? तभी दरवाजे पर आवाज आती है। तभी दरवाजे पर एक परछाई देखते हैं और दरवाजे पर आए आदमी को देख सबके होश उड़ जाते हैं। तभी देखते हैं कि दरवाजे पर आया आदमी रेड शर्ट है, जो बोलता है, क्या डायरेक्टर यहां है? तभी रूम में उपस्थित लोग बोलने लगते हैं, What the hell? क्या वह रेड शर्ट नहीं है? क्या वह पहले हमसे निपटने के लिए आया है? वह यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो सोचा था कि वह HQ में वापस गए लोगों के पीछे जा रहा होगा। तभी सोफे पर बैठा मोटा आदमी टेबल से चाकू उठाते हुए बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग। क्या तुम अकेले आए हो? मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पर तुम में हिम्मत है। और रेड शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, सुनो सब लोग, दरवाजा बंद कर दो। तभी एक आदमी को देखते हैं जिसका एक पैर नहीं है, बैसाखी के सहारे चलते हुए बोलता है, बस करो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। और रेड शर्ट को बोलता है, लगता है कि मेरे लड़के थोड़ा जज्बाती हो गए थे। तुम्हें हाल ही में बहुत अटेंशन मिल रही है, मुझे उम्मीद है कि तुम समझते होगे। तभी मोटा आदमी बोलता है, क्या आप सीरियसली इस बात को जाने देने वाले हैं? डायरेक्टर, वह एक पैर वाला आदमी डायरेक्टर रहता है, जो मोटे आदमी को बोलता है, उसे एक कॉफी दो। दी ऑफमैन, वह एक मेहमान है। तभी देखते हैं डायरेक्टर और रेड शर्ट सोफे की ओर जा रहे होते हैं और मोटा आदमी दूसरे आदमी को कॉफी के लिए ऑर्डर देता है। तभी रेड शर्ट और डायरेक्टर दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं, जहां डायरेक्टर बैठते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ, मुझ जैसे रिटायर्ड बूढ़े आदमी से तुम्हें क्या काम है? तभी एक आदमी रेड शर्ट को कॉफी देते हुए देखते हैं। तभी रेड शर्ट बोलता है, तुम्हारे HQ में अभी भी कुछ आदमी है ना? उनसे तैयार होने के लिए कहो और एक कार बुलाओ। मैं प्रेसिडेंट ग्वांग वॉन ली को मार डालूंगा आपके लिए। तभी मोटा आदमी बोलता है, क्या यह आदमी पागल हो गया है या कुछ और? तभी डायरेक्टर मोटे आदमी को बोलते हैं, इस मामले से दूर रहो बदमाश। तभी डायरेक्टर टेबल पर कॉफी रखते हुए बोलता रहे, थोड़ी देर नहीं हो गई है, उत्तराधिकार की लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। और सिगरेट निकालते हुए बोलता है, जैसा कि तुम देख सकते हो, मुझे ग्वांग वॉन और नेविल परिवार द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। मुझे एक तरह से निर्वासित कर दिया गया है। मेरे पास अब कोई अधिकार नहीं बचा है। तभी एक आदमी को सिगरेट जलाते हुए देखते हैं, जहां डायरेक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है, इसके अलावा मुझे लगता है कि यह ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं तुम्हें ग्वांग वॉन को सौंप दूं। ये सुनकर रेड शर्ट बोलता है, पैथेटिक, क्या तुम अभी भी अपने छोटे भाई से डरते हो? डर लग रहा है कि वह तुम्हारी दूसरी टांग भी काट देगा। ये सुन मोटा आदमी रेड शर्ट पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। डायरेक्टर उसे रुकने के लिए बोलते हैं, परंतु मोटा आदमी उनके बातों को नहीं मानता है और रेड शर्ट का कॉलर पकड़ के खींचने लगता है और बोलता है, तुम बहुत देर से मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मुझे इस घमंडी गुंडे से निपटने दो। डायरेक्टर, अगर हमने इसे दूसरों के सामने तुम्हारा अनादर करने दिया तो यह गलत संदेश देगा। और रेड शर्ट को खींचते हुए बोलता है, मेरे साथ चलो गुंडे, तुम गए कान से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जस्ट। तभी रेड शर्ट को देखते हैं जो टेबल पर रखे चाकू को उठा के मोटे आदमी को मार देता है और लगातार उसके पेट में चाकू घोंपने लगता है और उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए टेबल के पास लाता है और टेबल पर पटकने लगता है और तब तक पटकाता है जब तक मोटा आदमी मर नहीं जाता। तभी कुछ खून के छिटे डायरेक्टर के ऊपर भी गिर जाता है। ये सब देख रूम में बाकी लोगों के शक्ल में डर दिख रहा है। तभी रेड शर्ट डायरेक्टर को बोलता है, देखो बॉन्ग वॉन, मुझे लगता है कि तुमने काफी कुछ देख लिया है, अब मुझे जवाब दो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे छोटे भाई से निपटूंगा, तुम शामिल हो या नहीं? तभी पता चलता है कि डायरेक्टर का नाम बॉन्ग वॉन ली है, जो प्रेसिडेंट ग्वांग वन ली का बड़ा भाई है। तभी सीन HQ तरफ जाता है, जहां प्रेसिडेंट चेयर पर बैठा है और बहुत सारे किलर खड़े हैं। तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं, अभी भी कुछ लोग गायब हैं। द ऑक्स ऑफ द 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स के डेप्यूटी मैनेजर इल्हो चॉय बोलता है, द ट्रिपलेट्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तभी द रैट ऑफ द 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स के जनरल मैनेजर JE ऑनसोंग बोलता है, ये बड़ी गुस्ताखी है जब अध्यक्ष ने हमें व्यक्तिगत रूप से यहाँ बुलाया है और वे उन्हें इंतजार करवा रहे हैं। तभी द मंकी ऑफ द 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स के मैनेजर सोंग जे पार्क बोलता है, उनमें कितनी हिम्मत है। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है और 3 आदमी को अंदर आते हुए देखते हैं जो बोलते हैं,
बूढ़े आदमी ने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया? क्या उसने नहीं कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है? शायद ये हाल ही में जो हुआ उसकी वजह से है, तो इसलिए उसे हमारी जरूरत है। तभी तीनों में से बीच वाला आदमी बोलता है, तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम प्रेसिडेंट के सामने हो, अपनी तमीज में रहो। और अपना सिर झुकाते हुए प्रेसिडेंट को बोलता है, बहुत समय हो गया सर। तभी प्रेसिडेंट बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? तभी तीनों आदमी में से बीच वाला आदमी बोलता है, हम उसे निश्चित रूप से खत्म कर देंगे। अभी डायरेक्टर रेड शर्ट को गाड़ी की चाबी दे देता है और बोलता है, एक बार जब तुम ग्वांगवॉन को खत्म कर दोगे तो तुम्हें नेविल परिवार से निपटना पड़ेगा। मैंने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया है, सवाल यह है क्या तुमने किया है? तभी रेड शर्ट बोलता है, बस ये पक्का कर लेना कि तुम मेरा साथ दोगे अगर तुम अपने भाई को मारना चाहते हो तो। और वहां से जाने लगता है और गेट खोलते समय बोलता है, हेडक्वार्टर्स पर मिलते हैं। रेड शर्ट के जाते ही डायरेक्टर हंसने लगता है और अपने कटे हुए पैर को जोर से पकड़ते हुए बोलता है, लगता है पासा पलट गया है। तभी एक व्हाइट कार देखते हैं जिसमें रेड शर्ट बैठे ड्राइव कर रहा है। तभी वो साइड मिरर में देखता है जहां कुछ गाड़ियां उसका पीछा कर रही होती है, जिसमें से एक गाड़ी में ट्रिपलेट्स रहते हैं। ट्रिपलेट्स में से एक बोलता है, चलो एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है, ये विचार कहां से आया? तभी पहला आदमी बोलता है, हम कब तक सब कुछ हाथ से धोते रहेंगे, ये सही नहीं है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, उसे छोड़ो, इसके बजाय चलो लेटेस्ट गेम्स कंसोल लेते हैं। तभी पहला आदमी बोलता है, तुम और तुम्हारी गेम्स फिर से नहीं। तभी दूसरा आदमी बोलता है, मेरे गेम्स में क्या खराबी है बदमाश? तभी पहला आदमी बोलता है, तुम्हारे कपड़े हमेशा सबसे ज्यादा होते हैं और इसे धोने का काम हमेशा मेरा ही होता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, तो फिर रॉक पेपर सिजर में बेहतर हो जाओ, हाँ? तभी उनका लीडर पीछे बैठ सब सुन रहा होता है और बोलता है, बस करो, मिशन पर ध्यान दो। अगर यह काम ठीक से हो गया तो मैं तुम्हें वो सब कुछ खरीद दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन पहले लाल शर्ट से छुटकारा पाते हैं। तभी देखते हैं रेड शर्ट अपनी गाड़ी को ट्रिपलेट्स के गाड़ी की ओर घुमाकर उसकी कार की ओर आ रहा होता है। ये देख ट्रिपलेट्स की कार ड्राइव कर रहा आदमी बोलता है, वो सीधा हमारी ओर आ रहा है, वह कमीना। तभी उनका लीडर बोलता है, तेज चलाओ। तभी दोनों एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों टकरा जाएंगे, बट दोनों का गाड़ी आपस में रगड़ाते हुए पार हो जाती है और दोनों अपना गाड़ी रोक देते हैं। तभी ट्रिपलेट्स में से एक आदमी बोलता है, क्या उसका कोई पेंच ढीला है? और अपने साथियों से बोलता है, तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो, उसे पकड़ो। ट्रिपलेट्स के साथ आए टीम ए गाड़ियों से बाहर निकल जाते हैं। तभी रेड शर्ट भी गाड़ी से बाहर निकलता है। रेड शर्ट को अकेला देख टीम ए उस पर हमला कर देते हैं, पर रेड शर्ट उसे आसानी से मारे जा रहा है। ये देख ट्रिपलेट्स में से एक बोलता है, हमारे लोग पीछे हट रहे हैं। तभी दूसरा आदमी फोन चलाते हुए बोलता है, बेशक वे मूर्ख कहीं के, मैं शर्त लगाता हूं कि मैं उन मसखरों को अकेले ही संभाल सकता हूं। तभी पहला आदमी बोलता है, तुम अकेले? मुझे उस पर यकीन नहीं है। देन दूसरा आदमी बोलता है, तुम हाल ही में कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगे हो। तभी उनका लीडर उनके नाम बोलता है, सैमसेक, दूसेक, खुद को तैयार कर लो। आज वह दिन हो सकता है जब हम में से कोई एक मर जाए। हम इसे वैसे ही संभालेंगे जैसे हम हमेशा संभालते हैं। हम तीनों एक साथ काम करते हैं और गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। तभी रेड शर्ट को देखते हैं जो टीम ए के सभी किलर को मार देता है और ट्रिपलेट्स की ओर देखता है। तभी ट्रिपलेट्स के लीडर बोलता है, उसे मार डालो। तभी रेड शर्ट और ट्रिपलेट्स दोनों एक दूसरे के ओर जाने लगते हैं। तभी बताया जाता है कि द प्रेसिडेंट्स ट्रिपलेट्स, जब तुम उनसे लड़ते हो तो एक बात है जिस पर ध्यान देना होगा, पिंसर अटैक्स। तभी देखते हैं रेड शर्ट एक आदमी को जोरदार पंच मारता है। तभी ट्रिपलेट्स पिंसर अटैक्स करने लगते हैं जिससे रेड शर्ट बच जाता है। तभी उनमें से एक के शूज में चाकू लगा हुआ है जो रेड शर्ट के बैक पर मारता है। तभी रेड शर्ट उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है, जिससे उसके हथियार रेड शर्ट के पैर पास गिर जाता है, जिसमें से एक चाकू को रेड शर्ट उठा लेता है और मन ही मन बोलता है, उसने मेरी कमर पर जोर से वार किया। यह जितना लंबा खींचता जाएगा मेरे लिए चीजें उतनी ही खराब होती जाएंगी। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। तभी सैमसॉक गिरे हुए दूसॉक को बोलता है,
तुम्हारे चेहरे का क्या हाल है? तुम्हारा निशाना बेकार है, दूसौक। तभी उनका लीडर धमकी भरे लहजे में बोलता है, घर चलकर बात करते हैं, दूसौक। ये सुनते ही सैमसॉक हंसते हुए बोलता है, अब तुम मुसीबत में हो, हा। तभी दुस्योक गुस्से से बोलता है, बस बहुत हुआ सैमसॉक, तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसे मारो जल्दी। तभी लीडर और सैमसॉक मिलकर एक साथ रेड शर्ट पर हमला करने लगते हैं, जिससे रेड शर्ट बहुत मुश्किल से बच पा रहा था। तभी सैमसॉक रेड शर्ट की ओर कूदते हुए बोलता है, मर जा कमीने, और रेड शर्ट के पैर पर चाकू घोंप देता है। तभी लीडर और दुस्योक भी रेड शर्ट पर हमला करते हैं, जिससे रेड शर्ट बचने का कोशिश करता है, परंतु पूरी तरह कामयाब नहीं होता है और शरीर पर कई सारे कट लग जाते हैं। तभी रेड शर्ट मन ही मन बोलता है, मैंने बहुत ज्यादा खून खो दिया हूं, अगर वे ऐसे ही करते रहे तो मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। वे पेशेवर हैं और वे ऐसे चल रहे हैं जैसे उन्होंने लंबे समय तक एक साथ लड़ाई लड़ी हो। उनमें से दो मेरे हाथों को व्यस्त रखते हैं, जबकि तीसरा अपने हमले को पूरी तरह से समय पर करता है, मेरे ब्लाइंड स्पॉट को निशाना बनाते हुए। जिस क्षण मैंने अपना ध्यान हटाया, मैं गया काम से। मुझे हमला करने का मौका चाहिए। मैं देखता हूं और वेट करता हूं। ट्रिपलेट्स लगातार रेड शर्ट पर हमला कर रहे होते हैं और रेड शर्ट बचते हुए एक पोल के पास चला जाता है। तभी सैमसॉक बोलता है, वह लगभग खत्म हो चुका है, तुम इसके बाद क्या करना चाहते हो? जिससे उनका लीडर बोलता है, अपना ध्यान मत भटकाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो मर जाओगे, और रेड शर्ट पर हमला करता है, जिससे रेड शर्ट पोल के हेल्प से बच जाता है। तभी लीडर मन ही मन बोलता है, जीत की संभावना हमारे पक्ष में होनी चाहिए, पर मेरी पैनी अंतरात्मा कह रही है कि यह आदमी खतरनाक है। वे एक शिकारी की आंखों की तरह है जो अपने शिकार पर टिकी हुई है। मुझे नहीं पता क्यों वह मौत के कगार पर है, फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपनी पीठ एक चट्टान के किनारे टिकाकर लड़ रहा हूं। झट से आगे बढ़ना सही नहीं होगा। तभी सैमसॉक रेड शर्ट पर हमला करता है। लीडर मना करता है, परंतु तब तक देर हो चुका होता है। रेड शर्ट सैमसॉक के गर्दन को पकड़कर उसके कमर पर चाकू घोंप देता है और लगातार घोंपने लगता है। ये देख लीडर और दुस्योक दोनों अपना हथियार नीचे फेंक देते हैं और हाथों को ऊपर उठा देते हैं और बोलता है, हम वो सब करेंगे जो तुम चाहते हो, कृपया उसे मारो मत। तभी सैमसॉक बोलता है, गाइस, उस गेम्स कंसोल को खरीदने के बारे में सोचना भी मत, मैं बहुत तंग आ गया हूं कपड़े धोने से। तभी रेड शर्ट सैमसॉक के गले को काट देता है और बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम दोनों में से कोई भी यहां से जिंदा निकलना चाहता है तो बेहतर होगा कि तुम अपने हथियार उठा लो। तभी लीडर और दुस्योक हथियार उठाकर रेड शर्ट पर हमला करने लगते हैं। जहां दुस्योक के हमले से बचते हुए रेड शर्ट उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, तभी लीडर रेड शर्ट पर हमला करता है, जिसके हाथ को पकड़ते हुए बच जाता है और लीडर का गला काट देता है। ये देख दुस्योक लीडर का नाम चिल्लाता है, इल्सोक। तभी रेड शर्ट उसके मुंह पर जोरदार लात मारता है, जिससे दुस्योक जमीन पर गिरे हुए बोलता है, गड़बड़ कर दी। तभी रेड शर्ट उसे मार देता है, जिससे उसका शर्ट खून से लाल हो जाता है और गाड़ी पर भी खून लग जाता है। तभी HQ से बात करने की आवाज आती है, जहां बोलता है, ए टीम फेल हो गया, हमने ट्रिपलेट्स को मिलाकर 18 आदमी खो दिए हैं। रेड शर्ट का ठिकाना अज्ञात है। तभी HQ के बाहर बहुत सारे किलर को देखते हैं, जो बोलते हैं, सड़क पर मौजूद सभी लोग सतर्क रहो, और वॉकी टॉकी पर बोलते हैं, हमने लाल शर्ट पर नजर रखी हुई है। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आती है, कहाँ है वो? तभी वॉकी टॉकी बाहर खड़े आदमी के शक्ल पर पसीना आने लगता है और हकलाते हुए बोलता है, वो सर वह। मानसू को देखते हैं। मानसू रेड शर्ट के साथ काम करता था। कॉल पर बोलता है, वह बाहर है, उसे अंदर मत आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अभी एक पल में नीचे आ रहा हूँ, और नीचे जाने लगता है। मानसू को देख उसके साथी बोलते हैं, सर क्या हम आपके साथ चलें? तभी मानसू बोलता है, तैयार हो जाओ, सिहयक यहाँ है, तुम लोग उसके साथ काम करते थे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। यहाँ रेड शर्ट का नाम पता चलता है, जो सिहयक है। तभी रेड शर्ट मतलब सिहयक को HQ के बाहर खड़े देखते हैं, जिसके चारों ओर किलर्स रहते हैं, और उसके सामने वाला आदमी कॉल पर बात कर रहा है।
जहां हेड ऑफ सिक्योरिटी नामुंग ओ बोलता है, उसे अंदर लाओ, बहुत ज्यादा विटनेसेस हैं, एक बार वह अंदर आ गया तो हम उससे निपट लेंगे चुपचाप। तभी सिहयक के सामने खड़ा आदमी फोन रखकर बोलता है, पीछे हट जाओ, यह ऊपर से आदेश है, बस उसे अंदर आने दो, अभी एक तरफ हटो। तभी सिहयक HQ के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वह अंदर आता है वैसे ही मानसू भी नीचे आ जाता है और बोलता है, सिहयक, क्या तुम्हें इतना सब करने की जरूरत है? वो सुना कि क्या हुआ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें अपनी जिंदगी ऐसे ही फेंक देनी चाहिए। तुम अभी ठीक से सोच नहीं रहे हो, अगर तुम उस दरवाजे से जाओगे तुम मर जाओगे। तभी सहयोग मनसू के पास खड़े होकर बोलता है, मनसू, बच्चों के कपड़ों के लिए धन्यवाद, मीजू को वे सच में बहुत पसंद आए। और मनसू के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, धन्यवाद, और अंदर चला जाता है। सहयोग को देख कुछ लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तभी सहयोग लिफ्ट में खड़ा हो जाता है और पीछा करने वाले लोग भी लिफ्ट में घुस जाते हैं। तभी लिफ्ट में आवाज आती है, कृपया बंद हो रहे दरवाजों से दूर रहे, और लिफ्ट चलने लगती है। तभी सहयोग बोलता है, तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो, चलो इसे खत्म करते हैं। और सहयोग और लिफ्ट में घुसे आदमी में लड़ाई होने लगती है। सीन तभी प्रेसिडेंट की ओर जाता है, जहां वो अपने ऑफिस में चेयर पर बैठा सिगार पी रहा होता है और बोलता है, बोंग वॉन के आदमियों का क्या? जहां नमुंगो बोलता है, हमने उनके सभी हथियार जब्त कर लिए हैं और उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बंद कर दिया है। वे आज वहां से किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन क्या यह सच में जरूरी है? तभी प्रेसिडेंट बोलता है, हमें जानकारी मिली है कि सिहयुक बोंग वॉन से मिला था। शायद तुम्हें लगे कि मैं ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा हूं, लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले की एक कहानी सुनो, जहां प्रेसिडेंट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां बोंग वॉन और प्रेसिडेंट दोनों खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। तभी बोंग वॉन बोलता है, ग्वांग वॉन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सुनवू कंस्ट्रक्शन की स्थिति को संभालो। तभी प्रेसिडेंट मतलब बोंग वॉन सरप्राइज आवाज में बोलता है, मैं। तभी बोंग वॉन बोलता है, वे केवल गली के गुंडे हैं, उन्हें औकात दिखाना शुरू करो। और हाथ में हथौड़ा लेकर घायल आदमी की ओर बढ़ते हुए बोलता है, सुनिश्चित करो कि सब कुछ सुरक्षित हो ताकि वे हमारे प्रोजेक्ट में दखल ना दे सके। पिताजी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें निराश मत करना। तभी एक बिल्डिंग देखते हैं जहां सिहयुक और ग्वांग वॉन रहता है, जहां ग्वांग वॉन बोलता है, मेरा ख्याल है कि हम पहले नहीं मिले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टैंड बाय पर मौजूद आदमी एक रुकी होगा, ये हद पार करना है। और दरवाजे को खोलते हुए बोलता है, ध्यान से सुनो रुकी, कुछ कहना या करना मत। तभी दोनों अंदर चले जाते हैं जहां कई लोग रहते हैं और उनका लीडर चेयर पर बैठा है। तभी ग्वांग वॉन्ग चेयर पर बैठा आदमी के पास जाता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं ग्वांग वॉन्ग ली हूँ, दोसुन ग्रुप का जनरल मैनेजर। तभी चेयर पर बैठा आदमी बोलता है, मुझे लगा कि आज मुझे डायरेक्टर बोंग वॉन से मिलना था। मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है, जाओ और उसे लेकर आओ। ये मेरे स्तर का नहीं है, मैं किसी छोटे मोटे आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ। और सिगरेट जलाते हुए बोलता है, हम ये काम संभाल रहे हैं, तुम्हें बस इतना ही जानने की जरूरत है। तभी चेयर पर बैठा आदमी के साथ ही दरवाजा बंद कर देता है। तभी चेयर पर बैठा आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर टेबल पर रखता है और बोलता है, अब अपनी स्टैंप यहाँ लगाओ। तभी सिहयुक चेयर पर बैठा आदमी के पास आता है। सिहयुक को आता देख चेयर पर बैठा आदमी बोलता है, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हो या कुछ और? तभी सिहयुक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसके बालों को पकड़कर टेबल पर पटकते हुए बोलता है, ध्यान से सुनो, ये है सही तरीका किसी को ग्रीट करने का। तभी उसके आदमी सिहयुक पर हमला करते हैं, जहां सिहयुक सबको आसानी से अकेले मार रहा होता है और ग्वांग वॉन बस बैठा देख रहा होता है। कुछ देर बाद ग्वांग वॉन और सिहयुक को देखते हैं, जहां ग्वांग वॉन के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर रहता है जिसमें चेयर पर बैठा आदमी का स्टैंप होता है, और चलते हुए सिहयुक को बोलता है, तुम या तो बहुत बहादुर हो या बहुत लापरवाह। वे जितने किलर्स पर हम सहमत हुए थे उससे कहीं ज्यादा लाए। वे जानते थे कि इससे हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी सिहयुक बोलता है, मुझे पता था कि मैं हारूंगा नहीं। अभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां प्रेसिडेंट ग्वांग वॉन बोलता है, क्या तुम जानते हो कि सिहयुक जैसे लोग इतने खतरनाक क्यों होते हैं? इसका उसकी स्किल से कोई लेना देना नहीं है। वे कभी ऐसी लड़ाई नहीं चुनता जिसे वह जीत ना सके। वे इसी तरह का आदमी है, वह हमेशा जीतता है। तभी लिफ्ट के बाहर कुछ किलर्स को चाकू लिए खड़े देखते हैं। तभी लिफ्ट के नीचे से खून बहता देखते हैं,
जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सेहक को पोज में खड़ा देखते हैं। ब्राउन कोट पहने हुए एक आदमी को देखते हैं जो फोन पर बोलता है, हम अभी भी इंतजार में हैं, कृपया हमें आदेश दे। तभी ब्राउन कोट वाले आदमी के पीछे और लोगों को देखते हैं जो सिगरेट पी रहे हैं। तभी फोन पर डायरेक्टर बॉन्ग वॉन रहते हैं जो बोलते हैं, शुरुआत करने का समय हो गया है, अगर नौबत आती है तो जरूरत पड़े तो उन्हें मार देना। तभी ब्राउन कोट पहने आदमी अपने साथियों के साथ HQ की ओर जाने लगता है। तभी सीन HQ में जाता है जहां लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जहां सीहेक को मारने गए किलर्स की लाशें दिखती है और सीहेक लिफ्ट से बाहर निकलता है। सीहेक को देख लिफ्ट के बाहर खड़े किलर्स पीछे हटने लगते हैं और आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं। तभी उसमें से एक किलर कमीने बोलते हुए हमला करता है, जहां सीहेक उसके हमले से बचते हुए उसके लेफ्ट कंधे पर चाकू घोंप देता है और घोंपे हुए चाकू को घुमाने लगता है, जिससे किलर दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी उसके गले को काटते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे किलर कुछ दूर जाकर गिरता है। यह देख सब किलर्स डरे दिखते हैं। तभी उनमें से एक किलर बोलता है, उसका दिमाग खराब हो गया है। तभी दूसरा किलर डरे हुए आवाज में बोलता है, वो तो बस एक आदमी है, सब लोग एक साथ हमला करो। और सब एक साथ हमला करने लगते हैं। तभी सीन डायरेक्टर बॉन्ग वॉन्ग के पास जाता है, जहां वो चेयर पर बैठा सिगरेट पी रहा है। तभी उसके सामने खड़ा आदमी बोलता है, सर, क्या यह और मदद भेजने का सही समय है? हमारे पास अंदर घुसने के लिए पर्याप्त लोग नहीं है। तभी डायरेक्टर बॉन्ग वॉन्ग बोलता है, जंगें केवल संख्या के बल से तय नहीं होती है। कौन पहले वार करता है, इसके आधार पर नतीजे अलग हो सकते हैं। अगर सेहक अभी तुम्हारे सामने खड़ा हो तो क्या तुम उस पर अपनी चाकू चला पाओगे? आखिरकार वे सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले हत्यारे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितना पैसा मिलता है, वे अपनी जान नहीं गंवाना चाहेंगे। जिन्होंने सेहक को लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है, वे स्वाभाविक रूप से सबसे पहले रिस्क के बारे में सोचेंगे। वे हत्यारे हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वे इंसान ही हैं। इसके बावजूद वे तुरंत पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार वे केवल एक आदमी का सामना कर रहे हैं। हालांकि अगर दाम बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और बोलता है, बॉन्ग वॉन के आदमी इमारत में घुस गए हैं। ये सुनते ही बाकी किलर्स के पसीने छूटने लगते हैं और बोलते हैं, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा कि हमें सिर्फ सहयोग से निपटना है, ये क्या हो रहा है? तभी डायरेक्टर के आदमी को HQ में घुसते हुए देखते हैं, जहां ब्राउन कोट पहने आदमी अपने साथियों से बोलता है, तुम सब अंदर घुसो। तभी डायरेक्टर की आवाज आती है, इससे बाजी पलट जाएगी। तभी प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो अपने कैबिन में बैठे बोलता है, घटनाओं का कितना दिलचस्प मोड़ है, और जोर से बोलता है, अटेंशन 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स। जहां ईस्टर्न ज़ोडिएक्स एक साथ बोलते हैं, यस सर। तभी प्रेसिडेंट बोलता है, मैं चाहता हूं कि मंकी से लेकर पिग तक सभी निचले तलों की रक्षा करें। तुम में से हर एक को $7.5 मिलियन मिलेंगे। और जहां तक आप सबकी बात है, रैट से लेकर राम तक, मैं चाहता हूं कि तुम सहयोग को मार दो। इनाम $7.5 मिलियन है। जो कोई भी उसे जिंदा मेरे पास लाएगा, उसे एक खास प्रमोशन के लिए विचारा जाएगा। कोई व्यक्तिगत इनाम नहीं होगा। जो कोई भी उसे मारेगा, उसे सब कुछ मिलेगा। तभी सहयोग के सामने वाले किलर्स को देखते हैं, जो चलने की आवाज सुनते ही पीछे देखते हैं और बोलते हैं, ये 12वें ईस्टर्न ज़ोडिएक्स है। क्या वे हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं? तभी सहयोग और चा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये देख पीछे के किलर्स बोलते हैं, टीम लीडर चा, आपको नहीं लगता कि आपने इसे बहुत आगे बढ़ा दिया है? अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तभी दूसरा ईस्टर्न ज़ोडिएक्स सहयोग से बोलता है, कितनी शर्म की बात है, तुम्हें मारने के लिए कितने लोगों को मरना पड़ेगा। तभी सहयोग को जमीन से चाकू उठाते हुए देखते हैं और बोलता है, उसने तुम्हें कितना रुपया दिया? ये सुन चा बोलता है, क्या? तभी सहयोग बोलता है, चाहे वह जो भी था, इसका लायक होना बेहतर है। ये सुनकर बाकी किलर्स आपस में बोलने लगते हैं, क्या उन्हें कोई बोनस दिया गया था? क्या उन्हें सिर्फ इसलिए विशेष व्यवहार मिलता है क्योंकि वे सीधे चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं? यह कैसे उचित है?
हम सब यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। तभी चा अपने पॉकेट से छुरीकेन निकालते हुए बोलता है, अरे कमीने, अगर तुम्हें इतनी बुरी तरह से मरना है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और छुरीकेन फेंकता है, जिससे सिह्योक बचते हुए चा की ओर जाता है और उसे चाकू घोंपते हुए पटक देता है। तभी दूसरा नुकीले हथौड़ा से सिह्योक पर हमला करता है, जिससे बचते हुए उसके गले को काट देता है। ये देख उसके साथी सिह्योक पर हमला करते हैं, परंतु सिह्योक एकदम तेज में सबको मार देता है। तभी एक जोड़िया चेन से हमला करते हुए बोलता है, मर जा तू कमीने गद्दार। जहां सिह्योक हल्का जख्मों के साथ उससे बच जाता है और कूदते हुए उसके फेस को काट देता है और पैर जमीन पर रखता है। ट्रिप्लिप्स के हमले से जो पैर में जख्म था वह ज्यादा हो जाता है। फिर भी सिह्योक अपने पैर पर खड़ा होता है और चा की ओर जाने लगता है। सिह्योक को आते देख चा बोलता है, पीछे हट जाओ, और जोर से चिल्लाता है, $7.5 मिलियन इतना तुम्हें मिलेगा अगर तुम उसे मार दोगे। ये सुनकर सभी किलर्स बोलते हैं, क्या उसने अभी $7.5 मिलियन कहा? उसने वह जानकारी अपने पास छिपा रहे थे। तभी चा बोलता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और उसे मार डालो। परंतु किलर्स चा को इग्नोर कर आपस में ही बात कर रहे हैं। उसे शुरू से ही हमें बता देना चाहिए था, तब हम एक साथ लड़ते। तभी सिह्योक चा के बालों को पकड़ के उठाता है, जहां चा किलर्स को बोलता है, मेरी मदद करो प्लीज। अरे आह, क्या तुम मेरी सुन नहीं सकते? तभी सिह्योक चा को मारते हुए बोलता है, मेरे सिर पर इतना बड़ा इनाम लगाना प्रेसिडेंट जरूर काफी बेताब होंगे। और किलर्स को बोलता है, तुम बस वहां क्यों खड़े हो? तुम कुछ पैसे कमाना चाहते हो, है ना? तुम्हारा ओपोनेंट केवल एक आदमी है, तुम ये कर पाओगे। तभी सब किलर एक साथ सिह्योक पर हमला करता है। HQ के फर्स्ट फ्लोर देखते हैं, जहां डायरेक्ट बोंग वॉन के आदमी और प्रेसिडेंट के आदमी के बीच लड़ाई होते हुए देखते हैं, जहां ईस्टर्न ज़ोडिएक डॉग, ईस्टर्न ज़ोडिएक रूस्टर, ईस्टर्न ज़ोडिएक पिग, ईस्टर्न ज़ोडिएक मंकी डायरेक्टर बोंग वॉन के आदमियों पर भारी पड़ रहे थे और एक एक करके सबको मार रहे थे। तभी ईस्टर्न ज़ोडिएक मंकी बोलता है, सीढ़ियों पर ध्यान दो डॉग, मेक श्योर बोंग वॉन के आदमी ऊपर ना आ सके, और रूस्टर एंड पिग प्रवेश द्वार की रखवाली करेंगे। और ब्राउन कोट पहने आदमी की ओर देखते हुए बोलता है, मैं इससे खुद निपटूंगा। तभी सीन लिफ्ट में जाता है, जहां मनसू को अपने साथियों के साथ देखते हैं। उसके एक साथी मनसू से बोलता है, क्या हम सच में ये करने जा रहे हैं सर? तभी मनसू बोलता है, चेयरमैन ने सिह्योक के सिर पर $60.7 मिलियन का इनाम रखा है। अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम जा सकते हो। तभी लिफ्ट रुक जाता है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। भी वहां का दृश्य देख मनसू के आदमी के मुंह से निकलता है, क्या ये क्या है? जहां सभी किलर्स को देखते हैं जो सेहत को मारने के लिए पागल थे और बोल रहे थे, बीच में मत पड़ो, हटो, मैं उसे पहले पकड़ूंगा, वह पैसा मेरा है। और सेहक पर चारों तरफ से चाकुओं से हमला करने लगते हैं, जिससे सेहक मुश्किल से बच पाता है और मनी मन बोलता है, चाकू हर दिशा से आ रहे हैं, मैं एक खुली जगह पर हूँ, इसलिए मेरे पास फायदे के लिए इस्तेमाल करने को कुछ भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में इन सभी हमलों से बचना संभव नहीं है। तभी सेहक के फेस पर कट लगता है और सभी किलर्स सेहक पर भारी पड़ने लगते हैं और मर जा बोलते हुए एक साथ हमला करते हैं, जिससे सेहक बच नहीं सकता था। तभी एक किलर सेहक को ऑलमोस्ट चाकू घोंपने वाला होता है। वैसे ही मनसू को देखते हैं, जो उस किलर को एक जोरदार किक मारता है, जिससे किलर काफी दूर जाकर गिरता है। ये देख सभी किलर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी मनसू चिल्लाते हुए बोलता है, होश में आओ, क्या तुम सिर्फ इसलिए उससे लड़ने जा रहे हैं क्योंकि चेयरमैन ने ऐसा कहा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम भी दूर जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा हाल भी सिह्योक जैसा हो सकता है? चेयरमैन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह वास्तव में आपको भुगतान करेगा, तो यह बंद करो। तभी एक किलर बोलता है, यह सब होने के बाद भी हम हत्यारे हैं, भरोसे की किसे परवाह है? जब तक पैसा सही है हम लोगों को मारते हैं। तुम अचानक ऐसे सिद्धांतों पर क्यों चलने लगे हो? क्या वह बस एक बहाना नहीं है कि जब हमने सारा काम कर लिया है तब हमारा शिकार चुरा लिया जाए? तभी मनसू के आदमी सिह्योक को सहारा देते हुए उठा रहे होते हैं
और मंसू किलर की बात सुनकर हैरान हो जाता है। तभी किलर बोलता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आपका समय काफी परफेक्ट है। तुम ठीक तभी यहाँ आए जब हम उसे खत्म करने वाले थे। नीचो, क्या तुम सोचते हो कि केवल तुम्हें ही पैसे की जरूरत है? मेरा एक परिवार है जो विदेश में रहता है, मुझे भी पैसे की जरूरत है। तुम गद्दारों, वे गद्दार हैं, नीच गद्दार, उन सभी को मार डालो। और सिहियोक के साथ मंसू और उसके साथियों पर भी हमला करने लगता है। तभी सिहियोक को देखते हैं जो सीढ़ी के पास वाले किलर को मारते हुए सीढ़ी की ओर भागने लगता है। तभी किलर को सिहियोक के पीछे जाते हुए देखते हैं जो बोलते हैं, वह भाग रहा है, उसे भागने मत दो। तभी मानसू अपने साथियों को किलर को रोकने के लिए बोलता है। जहां किलर और मानसू के बीच लड़ाई होने लगती है, तभी कुछ किलर को देखते हैं जो सीढ़ी पर घायल खड़े सिहियोक को देखते हुए बोलते हैं, वो वहाँ है, वह लगभग मर चुका है, जल्दी करो और उसे मार डालो। और सब सिहियोक पर हमला करने लगते हैं। तभी सिहियोक अपने पास आ रहे सभी किलर के गले को काटने लगता है। इतने जख्मी होते हुए भी लड़ते देख किलर बोलते हैं, बस अब हार मान लो और मर जाओ। तभी सिहियोक को देखते हैं जो सीढ़ी पर आ रहे सब किलर को मारने लगता है और किलर सिहियोक को छू भी नहीं पा रहे होते हैं और पूरे सीढ़ी पर लाशों का ढेर लगा देता है। तभी ये देख बाकी किलर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ओह नहीं, एक दूसरे पर ठेर हुए शवों के कारण करीब पहुंचना मुश्किल हो रहा है। क्या सीढ़ियां हमेशा इतनी ऊंची थी? और दूसरे किलर को रोकते हुए बोलता है, रुको, बस आगे मत बढ़ो, हमने इतने सारे लोगों को कब खो दिया। और उनके फेस पर डर दिखने लगता है। तभी सिहियोक नीचे उतरते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? अब मत रुको, चलते रहो। तभी किलर को देखते हैं जो उल्टे पैर नीचे जाते हुए बोलते हैं, कृपा करके हमें बख्श दो, हमारी गलती थी, तुम काफी लोगों को मार चुके हो, क्या तुम हमें बस जिंदा नहीं रहने दे सकते? तभी सिहियोक किलर के पास आ जाता है और बोलता है, आगे बढ़ो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर तुम जीना चाहते हो तो वह चाकू लो जो तुमने पकड़ा हुआ है और मुझे मार डालो। में सिहियोक को देखते हैं जो अपने घर में खड़ा है। तभी घड़ी के टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। तभी मीजू को देखते हैं जो टेबल पर खाना रख रही होती है और बोलती है, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें काम के लिए देर हो जाएगी, अगर तुम समय पर निकलना चाहते हो तो जल्दी खा लो। तभी सिहियोक थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी मीजू बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और बैठ जाओ। तभी सिहियोक टेबल पर बैठ जाता है। तभी मीजू बोलती है, मुझे कई सारी चेकअप के लिए जाना है ताकि हमारा लिटिल चैंप हेल्दी रहे, इसलिए मैं रात के खाने के लिए घर पर नहीं रहूंगी। मैं बाद में अपनी माँ के यहाँ भी रुकूंगी क्योंकि मैं उसी इलाके में रहूंगी। कुकर में चावल है, इसलिए ध्यान रखना कि तुम रात का खाना न छोड़ो। सब्जी भी है जिसे तुम फिर से गर्म कर सकते हो और फ्रिज में साइड डिश भी रखी है। तभी सिहियोक के फेस पर पसीना देखते रहे। तभी मीजू सिहियोक को बोलती रहे, क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? तभी सिहियोक रिप्लाई देता, हाँ मैं सुन रहा हूँ। खाना बनाने के लिए थैंक्स, ये आसान नहीं रहा होगा। क्या मैं आज शाम तुम्हें तुम्हारी माँ के घर से लेने आऊं? तभी मीजू बोलती है, बिल्कुल नहीं, वह पास में ही रहती है, मेरी चिंता मत करो। तभी सिहियोक चम्मच से खाना खाने लगता है और जैसे ही चम्मच मुंह के पास लाता है तभी वन आई का धुंधला फेस याद आता है और तभी मीजू भी धुंधली दिखाई देने लगती है जो बोलती है, क्या हुआ, क्या खाना अच्छा नहीं बना है? तभी सिहियोक को मीजू की डेथ याद आता है। तभी सिहियोक के अच्छी वाली शर्ट खून वाली शर्ट में बदल जाती है और चम्मच को नीचे रखते हुए बोलता है, मीजू अगर मैं बाद में खाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? खाना ठंडा होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। तभी देखते हैं सिहियोक बेहोश रहता है और ये सब उसका सपना रहता है। तभी सिहियोक को देखते हैं जिसे मानसू और उसके साथी उसे उठाते हुए देखते हैं और मानसू बोलता है, होश में आओ। सिहियोक और सीढ़ियों पर लाशें देख हैरान रहते हैं। तभी मानसू सिहियोक से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी सिहियोक खड़ा होने लगता है। तभी मानसू अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, चेयरमैन ने बोंग वॉन के सभी आदमियों को बंद कर दिया है, इसीलिए उन्हें इतना समय लग रहा है। जब हम उन्हें आजाद कर देंगे और स्थिति को नियंत्रण में ले लेंगे तो हम आकर तुम्हें ढूंढ लेंगे। हमने आखिरकार मीजू के उन सभी खानों का कर्ज चुका दिया है। अब जब तुम इतनी दूर आ ही गए हो, सुनिश्चित करना कि तुम ग्वांग वॉन को मार दो। तभी सीन लॉबी पर जाता है जहां 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स मंकी को देखते हैं
जो एक आदमी को जोरदार किक मारता है और ब्राउन कोट पहने आदमी की ओर दौड़ता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी ब्राउन कोट की लड़ाई देख रहे किलर्स बोलते हैं, ये 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स में से एक पहले के सम के हैं। मैंने सोचा था कि वह पहले ही रिटायर हो गया था। उसे रिटायर हुए 1 दशक से भी ज्यादा हो चुका है। वह यहाँ क्या कर रहा है? तभी दोनों के बीच लड़ाई देखते हैं, जहाँ मंकी स्नेक को एक किक मारता है जिसे स्नेक ब्लॉक कर लेता है। तभी मंकी स्नेक को बोलता है, जब तुम एक्टिव थे तब काफी तेज थे। ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर अब वैसा नहीं रहा जैसा वह कभी हुआ करता था। तभी एक किलर मंकी से बोलता है, सर, हम बच गए। वे जरूर 12वां ईस्टर्न ज़ोडिएक्स होंगे। उन्हें रेड शर्ट को मारने के लिए भेजा गया था। तभी लिफ्ट का गेट खुलते हुए देखते हैं, जिसमें से उच्च किलर निकलते हैं, जिसे देख स्नेक मुस्कुराने लगता है। तभी एक किलर बोलता है, क्या वे बोंग वॉन के आदमी नहीं है? तभी वे ग्वांग वॉन के आदमी पर हमला करने लगते हैं। ये देख मंकी शॉक हो जाता है और मन ही मन बोलता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी स्नेक बोलता है, पहली मंजिल पर 12वां ईस्टर्न ज़ोडिएक्स के केवल 4 सदस्य थे। इसका मतलब है कि बाकी सेहक को मारने गए। ये देखते हुए कि हमारे लोग अभी अभी लिफ्टों से बाहर आए हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लोग मिटा दिए गए हैं। तभी मंकी बोलता है, तुम कमीने टफ बनने का नाटक बंद करो। तभी मंकी के दायां पैर से खून निकलते हुए देखते हैं और स्नेक बोलता है, मुझे पता है कि तुम अब अपना दायां पैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी मंकी के फेस पर पसीना देखते हैं। तभी सीन ग्वांग वॉन के ऑफिस के बाहर जाता है, जहां ईस्टर्न ज़ोडिएक ड्रैगन के जनरल मैनेजर डेहो सीओ को दरवाजे पर खड़ा देखते हैं। एक किलर को भागते हुए देखते हैं जो डरे आवाज में बोलता है, बाकी के किलर्स कहाँ हैं? तभी किलर के पीछे सेहेक को देखते हैं, जहां किलर मैनेजर सीईओ को बोलता है, सर, मैं बच गया। बाकी सब मारे गए, इसलिए मुझे भागना पड़ा। मुझे खुशी है कि मैं आपसे टकराया। तभी सीईओ किलर को एक थप्पड़ मारता है, जिससे किलर दीवार से टकराता है और पूरे दीवार पर खून लग जाता है। तभी सीईओ बोलता है, एक कीड़े की तरह दुबक कर भागने लगे, तुम्हें सिहयोक से मारने चाहिए था। तभी सीईओ और सिहयोक को आमने सामने देखते हैं, जहां सीईओ बोलता है, बहुत समय हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दूर तक पहुंच पाओगे। मैंने सुना है कि तुम ट्रिपलेट्स को हराने में कामयाब रहे। जब वे निकले थे तब वे बहुत घमंड दिखा रहे थे और अपना बत्तीसी दिखाते हुए बोलता है, खैर अब वे सब मर चुके हैं और दफन हो गए हैं। चेयरमैन उन बेकार परजीवियों से बहुत प्यार करते थे, अब उन्हें एहसान होगा। अंत में उन्हें केवल हम पर 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स पर ही निर्भर रहना होगा। और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। सीईओ काफी घायल है, फिर भी सीईओ के हमले से आसानी से बच जा रहा होता है और सीईओ बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस हाल में इतना आगे आ पाए। तुम जिद्दी हो, ये तो मानना पड़ेगा। तभी सिहक सीईओ के हाथ पर हमला करता है, जिससे सीईओ के हाथ से एक्स छूट जाता है। तभी ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी दरवाजे के तरफ देख रहे होते हैं, जहां लड़ाई की आवाज आ रही होती है। तभी ग्वांग वॉन के वॉकी टॉकी से आवाज आती है, बोंग वॉन के आदमी सब आजाद हो गए हैं। हमारा बैकअप कहाँ है? आखिर वे लॉबी में घुस गए हैं। द डॉग, रूस्टर, पिग एंड मंकी ऑफ द 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स सब हार गए हैं। सभी ईस्टर्न ज़ोडिएक्स को हारा देख उनके साथी किलर्स भागने लगते हैं। तभी सिहक को देखते हैं, जो सीईओ के शोल्डर में चाकू गोप देता है। तभी सीईओ सिहक को बोलता है, जो लगभग मर चुका है उसके लिए बुरा नहीं है। तभी सिहक बोलता है, मैं ध्यान दे रहा था क्योंकि तुमने ट्रिपलेट का जिक्र किया था, लेकिन तुम उनसे कमजोर हो। ये सुन सीईओ गुस्सा हो जाता है और सिहक पर एक्स से हमला करता है। अंदर में बैठे लोग का ध्यान दरवाजे पर ही रहता है। कुछ समय बाद दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर एक परछाई देखते हैं, जो सिहक का होता है और बोलता है, तुमने स्वागत पार्टी क्यों भेजी? मैंने तुम्हें कल बताया था, है ना? मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तभी सीईओ को बेहोश गिरे हुए देखते हैं। तभी सिहयोक अंदर आने लगता है। बोंग वॉन्ग को देखते हैं, जो टेबल पर रखे अपने फोन को देख रहा होता है। तभी बोंग वॉन्ग के सामने खड़ा आदमी बोंग वॉन्ग से बोलता है, थोड़ा देर और इंतजार करते हैं। मुझे पता नहीं है कि वहां अभी क्या चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वह हमें फोन जरूर करेंगे। तभी बोंग वॉन्ग बोलता है, यह आश्चर्य की बात है, टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने में 9 साल लग गए,
और उन्हें फिर से बनाने में। सहयोग के कारण हमारी योजनाएं हमारे विचार से जल्दी शुरू हो गई, लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल है कि मेरा लंबा इंतजार एक ही कॉल पर आ टिका है। यह थोड़ा खोखला सा महसूस हो रहा है, लेकिन दिल ही दिल में मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि शायद मैं हमेशा से ही इस इंतजार के खत्म होने की चाहत रखता था। यह करो या मरो है, लेकिन मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। तभी सीन HQ पर जाता है, जहां सहयोग को रूम में घुसते हुए देखते हैं, जो सिक्योरिटी हेड नामुंग ओ के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहां नामुंग ओ के साथ ही किलर बोलते हैं, प्लीज हमें ऑर्डर्स दीजिए। सर, क्या हम उसे मार दें? तभी सहयोग के पीछे एक किलर को गिरते हुए देखते हैं। तभी वहां स्नेक को देखते हैं, जिससे गिरा हुआ किलर बोलता है, प्लीज मुझे नहीं मारो। तभी स्नेक उसे कुछ नहीं करता है और रूम में घुसते हुए अपने साथियों से बोलता है, अननेसेसरी खून खराबा को अवॉइड करो और अपने गोल पर फोकस करो। बोंग वॉन के आदमी को देख गुआंग वॉन के होश उड़ जाते हैं और किलर्स नामुंग ओ से पूछते हैं, वे लोग यहाँ तक आने में कामयाब हो गए हैं, हम क्या करें? सर, तभी नामुंग ओ और सहयोग को अपने साथियों के साथ खड़े देखते हैं। तभी मानसू को देखते हैं, जो मन ही मन में बोलता है, सहयोग, आखिरकार उसने कर दिया। गुआंग वॉन ने आखिर में गलत फैसला लिया। उन्हें कभी भी इसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए था। तभी रूम में सन्नाटा छा जाता है। तभी नामुंग ओ अपना हाथ उठाते हुए अपने साथियों से बोलता है, पीछे हट जाओ, अब लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, अपने आप को आखिर तक बचा के रखो। ये सुन साथी किलर बोलते हैं, सर, आपके कहने का क्या मतलब है? तभी नामुंग ओ अपने पॉकेट से एक फोन निकालता है और किसी को कॉल लगाते हुए गुआंग वॉन की ओर जाने लगता है, जहां फोन को टेबल पर गुआंग वॉन के सामने रख देता है, जहां कॉल बोंग वॉन को किया गया है। तभी नामुंग ओ बोलता है, हमारे डायरेक्टर आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज फोन को उठा लीजिए। ये देख बाकी किलर्स को कुछ समझ नहीं आता है। तभी फोन से आवाज आती है, बहुत समय हो गया है छोटे भाई। तभी सीन पास्ट में चला जाता है, जहां गुआंग वॉन को एक कार में बैठे कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहां गुआंग वॉन बोलता है, वेल डन, मैं जल्द ही वहां आ जाऊंगा। तभी गुआंग वॉन के बगल में सहयोग को देखते हैं, जहां उसके फोन में मीजू का मैसेज आता है। तभी गुआंग वॉन सहयोग को देखते हुए बोलता है, तुम्हें इतने अच्छे मूड में देखकर अजीब लग रहा है, क्या तुम्हें कोई अच्छी खबर मिली? तभी सहयोग बोलता है, मैंने अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए एक तोहफा खरीदा, लेकिन मुझे ओवरटाइम करना पड़ा, इसलिए मैं उसे घर पर ही छोड़ आया था। मुझे लगता है कि उसे अभी वहां मिला है और ऐसा लग रहा है कि वह उससे बहुत खुश है। तभी गुआंग वॉन बोलता है, मुझे लगा कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा यह पहलू भी है। वह जरूर एक अच्छी महिला होगी अगर वह तुमको इतना खुश करती है। तभी सहयोग मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ यह सच है। तभी गुआंग वॉन बोलता है, ऐसा हुआ है कि आज मैं भी अच्छे मूड में हूं, मुझे किसी और चीज के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो घर जाओ, तुम्हें अपनी पत्नी का जन्मदिन खुद मनाना चाहिए। और ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोलता है। तभी सहयोग बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी गुआंग वॉन गाड़ी का गेट खोल देता है और बोलता है, कल मिलते हैं। तभी सहयोग गाड़ी से उतर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है और इसे इग्नोर करते हुए मिजू को कॉल करता है और बोलता है, हे हनी, क्या आप रात का खाना खाना चाहेंगे? तभी ड्राइवर को गुआंग वॉन से पूछते हुए देखते हैं, क्या आप उसके बिना ठीक रहेंगे? जहां गुआंग वॉन बोलता है, स्थिति का ध्यान पहले ही रखा जा चुका है, अगर वह रुका तो वह केवल बीच में आएगा। तभी सीन पोर्ट पर जाता है, जहां गुआंग वॉन का गाड़ी आता है। तभी गुआंग वॉन गाड़ी से उतरता है, जहां एक आदमी गुआंग वॉन को पीछे आने के लिए बोलता है। तभी गुआंग वॉन उसके पीछे जाने लगता है। तभी कुछ आदमी को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहां वह बोलते हैं, क्या उसी को नेवेल परिवार ने चुना है? लगता है एक और कुत्ते का जन्म हुआ है। तभी गुआंग वॉन को एक कंटेनर में घुसते हुए देखते हैं, जिसमें बोंग वॉन को बुरी हालत में लटकाया हुआ है। तभी बोंग वॉन बोलता है, क्या तुम हो गुआंग वॉन? तभी गुआंग वॉन बोलता है, काफी समय हो गया बोंग वॉन। तभी बोंग वॉन बोलता है, तुम छोटे बदमाश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इससे बच निकलोगे? जब पिताजी को पता चलेगा तो तुम खत्म हो जाओगे। तभी गुआंग वॉन बोलता है, तुम सही कह रहे हो,
वह तुम्हें अपने सबसे बड़े बेटे के रूप में बहुत पसंद करते थे। अगर उन्हें पता चलता तो वह बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते। लेकिन बात यह है बोंग वॉन, इन परिस्थितियों में क्या तुम्हें सच में लगता है कि पिताजी अभी भी जिंदा हैं? तभी बोंग वॉन हैरान वाली आवाज में बोलता है, नामुमकिन, तुम अकेले यह नहीं कर सकते थे। कौन है जिसने तुम्हें यह सब करने के लिए मजबूर किया? तभी ग्वांग वॉन अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और बोंग वॉन के फेस को पोंछते हुए बोलता है, मैंने सुना था कि नेविल परिवार हमारी कंपनी को अपनी कोरियाई शाखा बनाना चाहता था, लेकिन आपने और पिताजी ने उन्हें मना कर दिया था। इसीलिए उन्होंने वह प्रस्ताव मुझे दिया और मुझे कंपनी का चेयरमैन बनाने का वादा किया। तभी बोंग वॉन बोलता है, तुम पागल हो गए हो, क्या तुम कंपनी शाही परिवार को सौंपने वाले हो? कभी ग्वांग वॉन बोलता है, अगर मैं न होता तो यह कंपनी तबाह हो गई होती। उनका विरोध करने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी परछाई में नहीं रह सकता भाई, तुमने बहुत मजे कर लिए। और रुमाल को नीचे गिराकर पैर से कुचलते हुए बोलता है, बस इसे अब मेरी बारी समझो। और बोंग वॉन के कानों में धीरे से बोलता है, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि नजरअंदाज किए जाने पर कैसा लगता है ना? मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी बाकी की जिंदगी में पता चले कि कैसा लगता है, तुम नीच कमीने। और बगल में खड़े आदमी को बोलता है, आगे बढ़ो। तभी वह आदमी पूछता है, क्या मैं उसका बायां हाथ काटूं या दायां हाथ? ये सुनते ही बोंग वॉन डरते हुए आवाज में बोलता है, क्या क्या? तभी ग्वांग वॉन बोलता है, उसका पैर काट दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा। तभी वह आदमी पैर काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बोंग वॉन चिल्लाते हुए बोलता है, रुको ग्वांग वॉन, मैं गलत था, मैंने कहा मैं गलत था, तुम छोटे। ग्वांग वॉन तभी ग्वांग वॉन को काफी जोर से हंसते हुए देखते हैं, जहां बाहर खड़े सभी आदमी बोलने लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस चेयरमैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस चेयरमैन। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां फोन पर बोंग वॉन बोलता है, खैर तुम सही थे ग्वांग वॉन, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बारी है। हे तो मजे करो, तुम नीच कमीने। रात से सुबह हो गई है और शहर में गतिविधियां चालू हो गई हैं। एचक्यू के बाहर गाड़ी और आदमियों को चलते हुए देखते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि एचक्यू के अंदर क्या हुआ। तभी एचक्यू के अंदर किलर्स की लाशें देखते हैं जो हर जगह पर हैं। और तभी सीन प्रेसिडेंट के रूम में जाता है, जहां सीहिएक को प्रेसिडेंट ग्वांग वॉन के सामने खड़ा देखते हैं, जहां ग्वांग वॉन बोलता है, मुझे 50 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। और नेम प्लेट को उठाते हुए बोलता है, क्या तुम जानते हो इस नेम प्लेट का असली मतलब क्या है? मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि इसका क्या मतलब है। हमारे सक्सेसफुल होने से पहले भी ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि मेरे पिता ने इसे इतना महत्व दिया। मेरे पिता एक छोटी सी कंपनी चलाते थे जो कॉरपोरेशन से पैसे कलेक्ट करते थे। बिजनेस के बड़े खिलाड़ी और पॉलिटिक्स के लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। उन्होंने हमारा पूरा समर्थन किया। दक्षिण कोरिया का पहला किराए के हथियारों का व्यापार बनाने के लिए बस इतना ही हमें चाहिए था। इसलिए नेचुरली रूप से जब मैं 17 साल का हुआ तब तक मैं पहले से ही चाकू चलाना जानता था। उसके बाद से मैंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटकर, भौंककर और चीरकर अपना रास्ता बनाया। मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे समझने की जरूरत थी क्यों मेरे पिता इस नेम प्लेट की इतनी केयर करते थे। ये तब तक नहीं था जब तक मैंने इसे विरासत में नहीं लिया। मैं आखिरकार समझ पाया कि वे सारे साल किस लिए थे। मेरे जीवन के दौरान मेरे द्वारा उठाया गया हर कदम उस नेम प्लेट के धातु के छोटे से टुकड़े में समाहित था। उसकी कीमत का प्रमाण था। ये इस बात का प्रूफ था कि मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। ये सच है। ये दोनों एक पहचान थी और मैंने जो कुछ भी किया था उसका इनाम थी। और तभी प्रेसिडेंट ग्वांग वॉन नेम प्लेट से सूरज के रोशनी द्वारा सिंगयो के आंखों पर चमक मारते हैं, जिससे सिंगयो की आंखें बंद हो जाती हैं। तभी उस पर चाकू से हमला कर देता है, जहां सिंगयो उसके हमले से खुद को बचा लेता है और चाकू से उस पर काउंटर अटैक करता है, जिससे ग्वांग वॉन पीछे हटता है और सिंघियोक के पैर पर जोर से किक मारते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे लिए लॉयल रहना चाहिए था। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सिंघियोक तभी मानसू सिंघियोक के हेल्प के लिए जाने लगता है, लेकिन ब्राउन कोट वाला आदमी उसे रोक देता है और सिर्फ देखने के लिए बोलता है। फिर भी मानसू को सिंघियोक की फिक्र हो रही थी। तभी सिंघियोक को ग्वांग वॉन पर हमला करते हुए देखते हैं, पर ग्वांग वॉन को कुछ नहीं हुआ। तभी सिंघियोक ग्वांग वॉन के चाकू वाले हाथ को पकड़ लेता है और
मोड़ देता है, जिससे ग्वांगवन के हाथ से चाकू गिर जाता है। तभी सिंघियोक उसे चाकू घोंपने वाला होता है, वैसे ही ग्वांगवन के पकड़े हुए हाथ पे चाकू से कट लगता है। सिंघियोक समझ नहीं पाता है कि ये चाकू कैसे आया। तभी ग्वांगवन सिंघियोक पर हमला करता है, जहां सिंघियोक उसके हाथ को पकड़ते हुए चाकू घोंपने लगता है, लेकिन ग्वांगवन को कुछ नहीं हुआ। ये देख सिंघियोक कंफ्यूज हो जाता है और मन ही मन बोलता है, क्या इसने बॉडी आर्मर पहना है? तभी ग्वांगवन सिंघियोक के जख्मी पैर पर जोर से किक मारता है। तब सिंघियोक बोलता है, ग्वांगवन ज्यादा स्ट्रगल मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या करते हो, ये कुछ भी बदल नहीं सकता। हार मान लो, तुम आज मरने जा रहे हो। और ग्वांगवन से बचते हुए उस पर अटैक करता है और इस बार उसको जख्म मिल रहा होता है। ये देख ग्वांगवन मन ही मन बोलता है, इस रेट से तो मैं मर जाऊंगा। अगर पहले मेरा बॉडी आर्मर नहीं होता तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। और इतने में सिंघियोक को टैकल करता है और उसके जख्मों को हाथ से दबाता है और भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दरवाजे पर मानसू और बोंगवॉन के आदमी रहते हैं, जिन सबो देख उसका हालत खराब हो जाता है। तभी नमुंगो को देख ग्वांगवन बोलता है, नमुंग, तुम्हें बोंगवॉन ने कितना ऑफर दिया है? जितना भी दिया हो मैं तुम्हें उससे दुगना दूंगा, नहीं 10 गुना दूंगा जितना तुम्हें उसने ऑफर किया है। तुम उसे मार सकते हो, वो अपनी आखिरी पैर पर है। तभी नमुंग बोलता है, मेरे पुराने दोस्त, तुम अब भी नहीं बदले, तुम इससे खुद निपटो, अपने गंदगी को साफ करने के लिए मुझे नहीं बोलो। ये सुन ग्वांगवुन बोलता है, क्या? तभी सिंघियोक को देखते हैं जो ग्वांगवुन की ओर आते हुए बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम भूल नहीं सकते कि तुम्हारे पिता ने मुझसे क्या वादा किया था? मेरा एक ही कंडीशन था कि बिना किसी समझौता के मैं रिटायर होना। तभी ग्वांगवुन बोलता है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम छोड़ दिए और कैसे भी मेरे कॉम्पिटिटर से ज्वाइन हो जाते तो मेरा कंपनी तबाह हो जाता। तभी सिंघियोक बोलता है, ये तुम्हारे मरने से तो अच्छा ही होता। तभी ग्वांगवुन बोलता है, यही कारण है कि मैंने अपने कजन को ऑर्डर दिया कि तुम्हें मार डाले, और एहतियात के तौर पर किसी भी मामले को खत्म करने के लिए। क्या उसने ये सब पहले से ही प्लान किया था? तभी सिंघियोक बोलता है, तुम्हारे कजन में खुद से सोचने की क्षमता की कमी थी, वो अपने दम पर फैसले लेने में सक्षम नहीं है, इसी तरह मुझे पता चला कि तुम इसके पीछे थे। तभी ग्वांगवॉन बोलता है, मुझसे गलती हुई, मैंने जो कुछ भी किया वो सब इसी कंपनी के लिए था। तभी देखते हैं कि ग्वांगवॉन के पास गन है। तभी ग्वांगवॉन मन ही मन बोलता है, मेरी आंखों में खून होने की वजह से मैं सीधा नहीं देख पा रहा हूँ, बस थोड़ा और करीब। वो जानता है कि मेरे पास हमेशा एक बंदूक होती है, मुझे सही समय पर इसका इस्तेमाल करना होगा। और तभी जोर से चिल्लाने लगता है, कोई तो इसे रोको, मैं तुम्हें 7,50,000 दूंगा, नहीं 7.5 मिलियन डॉलर। तभी सिंघियोक ग्वांगवॉन के नजदीक जाते हुए बोलता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुमने उसे मार डाला, वो एकमात्र व्यक्ति जो मुझे कभी रोक सकता था। तभी ग्वांगवॉन हंसते हुए गन निकालकर सिंघियोक की ओर करता है। तभी खून की छिटे देखते हैं और ग्वांगवॉन गन का ट्रिगर दबा नहीं सक रहा है। तभी देखते हैं कि ग्वांगवॉन के गले में चाकू घोंपा हुआ है। तभी ग्वांगवॉन को पिछली बीती हुए बातें याद आती हैं, जहां देखते हैं कि वो अंधेरे में रहता है और उसके पिता उसके बड़े भाई बोंगवॉन को प्यार करते हैं और हमेशा अपने पिता के परछाई में रहता है। लेकिन बोंगवॉन का ऐसा नहीं है, वहां अपने पिता की परछाई में नहीं रहता है, जहां उसके पिता और बोंगवॉन दोनों साथ में हंसते रहते हैं। तभी बोंगवॉन को देखते हैं जो अपना नेम प्लेट जिसमें डायरेक्ट बोंगवॉन ली लिखा हुआ फेंक कर ग्वांगवॉन को मारता है और उस पर चिल्लाता है। तभी उसके आंखों से आंसू गिरते हुए देखते हैं जो एक फिश बैग में गिरता है जिसमें कुछ फिश रहते हैं। तभी ग्वांगवॉन को देखते हैं जो पीछे चल रहा होता है और अभी भी अंधेरे में है और बोंगवॉन पिता के साथ हंसते हुए आगे जा रहे हैं। तभी ग्वांगवॉन अपने फिश बैग में देखता है जहां उसे बैग में कोई फिश नहीं है। तभी ग्वांगवॉन ये देख गुस्सा रहता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे। तभी प्रेजेंट के ग्वांगवॉन को देखते हैं जो अपने सामने बीती यादें देख रहा होता है। तभी देखते ही उसके पिता उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें भूख लगी है ग्वांगवॉन? और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हमने बहुत समय से फिश स्टू नहीं खाया है, क्यों ना आज रात हम कुछ बना लें। तभी प्रेजेंट में ग्वांगवन बोलता है, अगर मुझे पहले पता चल गया होता कि मेरे पिता की उपस्थिति वो बाधा नहीं थी जैसा मैंने सोचा था, बल्कि अगर मैंने ध्यान दिया होता कि वो वास्तव में मेरी रक्षा कर रहे थे, तो क्या अब चीजें कुछ अलग होती, शायद मैं अलग हो सकता था। तभी ग्वांगवन को डेथ देखते हैं जहाँ सिंघियोक उसे बोलता है, तुम बेवकूफ, तुम सिर्फ घिनौने हो, जाओ और नरक में मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। और HQ का बेसमेंट देखते हैं जहां डेथ बॉडी को गाड़ियों में रखा जा रहा है। तभी सीन प्रेसिडेंट ऑफिस में जाता है जहां 2 लोगों को देखते हैं।
जिसमें से एक प्रेसिडेंट ग्वांगवन के लाश को उठा रहा है और दूसरा फ़ोन पर बोल रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ आने को कहा था, तुम पहली मंजिल क्यों साफ कर रहे हो? तभी ग्वांगवन को पकड़ा आदमी बोलता है, हमें उनके आने का कब तक इंतज़ार करना है, चलो इसे नीचे भेज देते हैं। तभी फ़ोन पर बात करने वाला आदमी ग्वांगवन के बालों को पकड़कर उठाने लगता है और बोलता है, तुम शांति से मरकर सभी को परेशानी से क्यों नहीं बचा सके? और दूसरे आदमी को भी बाल पकड़कर उठाने के लिए बोलता है और बोलता है, मैं जितना सोचा था उससे काफ़ी हल्का है। तभी नमुंग बाल पकड़कर उठाने वाले आदमी को जोर से धक्का देते हैं और ग्वांगवन को उठाकर अपने कंधे पर रख लेता है और बोलता है, मैं इसे हटा दूंगा, और वहाँ से निकल जाता है। तभी सीन सिंगयोक पर जाता है जो लड़खड़ा कर चल रहा होता है, जहाँ ब्राउन कोट पहने बोंगवन का आदमी बोलता है, सिंगयोक, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम्हारी वजह से मैं उस कुपुत्र नीच को सजा दे पाया जिसने पूर्व चेयरमैन की हत्या की थी। कर्मचारियों की ओर से मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, पर क्या तुम ठीक रहोगे? हमारे द्वारा ग्वांगवन को मार दिए जाने से नेविल ने अपनी कोरियाई शाखा खो दी है। ये उस सबसे परे है जिससे एल्डर तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से कीमत वसूलने आएंगे। ये सुनकर सिंगयोक कुछ नहीं बोलता है। तभी ब्राउन कोट पहने आदमी बोलता है, हाँ, पहले आराम करना शायद सबसे अच्छा है। तभी मंसू और उसके साथी को बोलता है, क्या तुम दोनों उसकी मदद करोगे? मुझे घायल साथियों को देखने जाना है। जहाँ मंसू और उसके साथी सिंगयोक का हेल्प करने लगते हैं, तभी ब्राउन कोट वाला आदमी मंसू और उसके साथियों को देख मन ही मन बोलता है, अगर उन लोगों ने मदद करने का फैसला नहीं किया होता तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। तभी मंसू को देखते हैं जो सिंगयोक को सहारा देते हुए बोलता है, अरे तुम बेवकूफ, इस गड़बड़ी को देखो, अब सब खत्म हो गया, चलो घर चले। तभी सीन दूसरा तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा रहता है, जहाँ उसके पास एक आदमी चलते हुए आता है। तभी व्हील चेयर पर बैठा आदमी बोलता है, ग्वांग का मतलब सही और वॉन का मतलब प्रमुख। ये वो नाम था जो चांग जू ने दिया था, ये कहते हुए कि वो एक नेक और ईमानदार जीवन जियो। फिर भी उस आदमी ने बिल्कुल विपरीत जीवन जिया, जहां सिल्वर कोट पहना आदमी प्रीवियस जनरेशन के हेड ऑफ सिक्योरिटी जॉन पिल्जो हैं। जहां व्हील चेयर पर बैठा आदमी बोलता है, पिल्जो, क्या तुम वापस काम पर लगोगे? तभी पिल्जो बोलता है, चूंकि चीजें इस तरह से हो गई हैं, मुझे बोंगवन सर का ध्यान रखना होगा। इसी गति से चांग जू ह्यूंग निम की कंपनी अपने नाम की तरह ही डूब जाएगी। तभी व्हील चेयर पर बैठा आदमी हंसते हुए बोलता है, ली चांग जू, मैं कंपनी का वो नाम रखने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उस जिद्दी आदमी को कोई मना नहीं सका। तभी पिल्जो सिगरेट को नीचे फेंकते हुए बोलता है, सर नेविल्स आएंगे। तभी व्हील चेयर पर बैठा आदमी बोलता है, वे आएंगे, मैं उन्हें पहले बस एक बार रोक पाया था, तो वे इस बार सच में आएंगे। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना सिंगह्यूक के लिए आगे मुश्किल समय है। तभी सीन डोसान कंस्ट्रक्शन पे जाता है, जहां वहां के एफिलिएट बोलते हैं, डोसान के प्रेसिडेंट ली ग्वांगवॉन की मृत्यु हो गई है। सिर्फ एक दिन में कंपनी का नाम रेड शर्ट ने मिटा दिया है। प्रेसिडेंट ली ग्वांगवॉन को बुलाओ, हमें पहले उनसे संपर्क स्थापित करना होगा। तभी सीन लंदन के सेंट स्टोन होटल में जाता है, जहां एक लड़की को देखते हैं जो पेपर में पढ़ते हुए बोलती है, कितना इंटरेस्टिंग है, कोरिया के फेमस किलर रेड शर्ट नेविल की कोरियाई शाखा डोसान कंस्ट्रक्शन को आग के हवाले कर देता है। अब कुछ समय के लिए माहौल गरमाया रहेगा। वो जिसने नेविल्स को चुनौती देने की हिम्मत की, वो हमारा सिंगह्यूक ही होना था। तभी सीन नेविल फैमिली पर जाता है, जहां नेविल फैमिली के हेड में से एक आदमी बोलता है, हमें जो रिपोर्ट सुनने को मिली, क्या वो सही है? तभी रिपोर्ट लेकर आया आदमी बोलता है, हाँ, ग्वांगवन ने सिंगह्यूक के वाइफ को मार दिया था और सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। जब सिंगह्यूक की हत्या करने के उसके अनुरोध को हमारे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तब उसने खुद ही कार्रवाई की। तभी नेविल फैमिली की एक लड़की बोलती है, और परिणाम स्वरूप ये हुआ, ग्रेंडल के टोकन का अब कोई अर्थ नहीं रहा, इसलिए उन्हें रोकने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तभी नेविल फैमिली में से एक ओल्ड मैन बोलता है, हाँ, अंततः नेविल की कोरियाई शाखा नष्ट हो गई, हम बस चुपचाप बैठकर देख नहीं सकते। तभी नेविल फैमिली में से एक लंबे बालों वाला बोलता है, हाउंड डॉग्स को बुलाओ, उन्हें बताओ कि उनके पुराने दोस्त को देखने का एक मौका मिला है। तभी नेविल फैमिली के 3 बैजेस देखते हैं और 3 आदमी को चड्डी में कुत्ते के जैसे टेबल पर बैठे देखते हैं, जो उनके सामने चेयर पर बैठे बोंगवन को बोलते हैं, हम गलत थे बोंगवन, ऐसा मत करो, कृपया हमारी बात सुनो। तभी देखते हैं कि कई और लोग भी बिना कपड़ों के कुत्ते के जैसे बैठे हुए हैं, जहां बोंगवन बोलता है,
3 बैच। तुमने गुआंगवॉन को बहकाया, जिसे कुछ भी अच्छे से नहीं पता था, कंपनी को नेविल्स को सौंपने के लिए, और मेरे पिता की जान ले ली और मेरा एक पैर भी ले लिया, सिर्फ 3 बैच के लिए। तभी बिना कपड़ों वाला आदमी बोलता है, हमने तो बस वही फैसला लिया जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा था। तुम समझते हो है ना, उन लोगों के साथ क्या होता है जो नेविल परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं। ये सही है बोंगवॉन, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम उन्हें वो पैसा दे सकते हो जो गुआंगवॉन ने दिया था, उससे भी ज्यादा, और उन्हें अपनी वफादारी दिखा सकते हो। हम उनके साथ अपने संबंध का उपयोग करके आपकी मदद कर सकते हैं। तभी बोंगवॉन बोलता है, नहीं, वो बात नहीं है। आपको जो समय दयालुता से दिया गया है उसमें आप प्रार्थना क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। तभी बिना कपड़ों वाला आदमी बोलता है, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? नेविल्स कभी भी ग्रजेस को अनसुलझा नहीं छोड़ते। तभी बोंगवॉन बोलता है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने उनके हाथों सब कुछ खो दिया है। क्या मेरे पास अभी भी खोने के लिए कुछ बचा है? और मन ही मन बोलता है, मैं यही इंतजार करूंगा नेविल। तभी देखते हैं कि बोंगवॉन के आदमी बिना कपड़ों वाले लोगों को बेसबॉल बैट से मारने लगते हैं। तभी एक बिल्डिंग देखते हैं जिसके लिफ्ट से कुछ लोग निकलते हैं, जहां लिफ्ट के बाहर खड़े गार्ड उनकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी होने के बाद उन्हें फॉलो करने को बोलते हैं। तभी लिफ्ट से आए आदमी में से एक बोलता है, क्या हमें हर बार यहाँ आने पर उन्हें ये सब करना जरूरी है? कितना एनॉइंग है। तभी उनमें से दूसरा बोलता है, खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर करते हैं। तभी दूसरा हंसते हुए बोलता है, छोड़ो ओरका, वो कमीना लैटिन नहीं समझ सकता। तभी पहला आदमी बोलता है, एक कोरियाई कहावत है जिसका मतलब भी यही है, तुम कमीनो। ये सबके बहस के बीच लंबे बालों वाला बोलता है, अगर तुम 1-2 हाथ नहीं करने वाले हो तो इसे बंद करो, हम नेविल फैमिली के बड़े अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं। तभी वो लोग दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनका लीडर बोलता है, एवरीवन, इस कमरे में प्रवेश करते ही आप लोगों को बोलने की मनाही है, चलो अंदर चलते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, अरे मुझे अंदर जाने पर बहुत अजीब महसूस होता है। तभी मी दरवाजे को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर में दोनों तरफ कई लोगों को हाथों में गन लिए खड़े देखते हैं, जहां हाउंड डॉग्स के लीडर नेविल फैमिली को बोलते हैं, ग्रीटिंग्स सर्स। जहां नेविल फैमिली में सोफे पर बैठा लंबे बालों वाला आदमी बोलता है, आप सभी को पहले से ही पता होगा कि आपको क्यों बुलाया गया है। टोकन का कोई मतलब नहीं रह गया है, अब बस इतना ही बाकी है कि तुम लोग उसे कीमत चुकाने पर मजबूर करो। तभी सीन सिंगयोक पर जाता है, जहां वो आराम कर रहा होता है, और तभी उसके गले पर दिखाया जाता है जहां बिच्छू का टैटू बना हुआ होता है। तभी हाउंड डॉग्स के आदमियों का फेस दिखाया जाता है, जहां देखते हैं कि सेम बिच्छू का टैटू जो सिंगयोक के गले पर बना हुआ था, वे इनके ऊपर भी बना हुआ है। तभी नेविल फैमिली बोलती है, मैं सिंगयोक की हत्या का आदेश देता हूँ। तभी हाउंड डॉग्स के लीडर बोलता है, समझ गया नेविल, और अपने साथियों को बोलता है, सबने सुन लिया ना, इस बार हमारा टारगेट है सिंगयोक। और एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रिपब्लिक ऑफ कोरिया इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक जहाज को उतरते हुए देखते हैं, जिसमें से हाउंड डॉग्स को निकलते हुए देखते हैं। जहां हाउंड डॉग्स में मैक्स पहने आदमी बोलता है, हर किसी को अपनी टारगेट लिस्ट मिल गई है ना? टीम लीडर के कोरिया आने से 1 सप्ताह पहले उन लोगों को जिन्होंने नेविल परिवार को चुनौती दी है, जिसमें सिह्युक भी शामिल है, को खत्म कर दिया जाएगा। मैक्स पहना आदमी नेविल फैमिली के स्पेशल हाउंड डॉग्स के वाइस टीम लीडर डेड फेस है। तभी सीन बोंगवॉन की ओर जाता है, जहां बोंगवॉन चाकू को साफ कर रहा होता है। तभी दरवाजे पर कोई आता है, जहां बोंगवॉन उसे अंदर आने के लिए बोलता है। जहां पिल्जो को अंदर आते हुए देखते हैं, जहां पिल्जो बोंगवॉन के सामने जाकर बोलता है, बहुत समय हो गया सर। तभी बोंगवॉन बोलता है, अपने दोस्त को सर कहकर बुलाने से क्या तुम इससे थके नहीं हो? तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा पिल्जो। तभी पिल्जो को पॉकेट से सिगरेट निकालकर जलाते हुए देखते हैं। तभी स्नेक बोलता है, आपको वापस पाकर अच्छा लग रहा है सर। तभी पिल्जो बोलता है, क्या तुम इसलिए ऐसे हो क्योंकि हम प्रेसिडेंट के सामने हैं? मुझे वैसे ही ह्यूंग निम कहकर बुलाओ जैसे पहले बुलाते थे, और नाम उंग कहाँ है? तभी स्नेक बोलता है, वो रिटायर्ड ज़ोडिएक्स को खोजने गए हैं। तभी पिल्जो बोलता है, मुझे लगता है वो भूतों को खोजने गए हैं, तो क्या सब ठीक चल रहा है? तभी बोंगवन बोलता है, बिल्कुल नहीं, भले ही मेरे पिता के ज़ोडिएक की एकजुटता अविश्वसनीय थी, 10 साल एक लंबा समय होता है। नेविल्स के खिलाफ अब उनसे प्रतिशोध के लिए भर्ती करने की कोशिश, इस दौरान शायद उनकी अपनी जिंदगी रही होगी, इसलिए मेरे पिता के प्रति उनकी वफादारी धुंधली पड़ गई होगी। दूसरे शब्दों में, बीच के समय को ठीक करने की कोशिश करना व्यर्थ है। तभी नामुंग को एक ज़ोडिएक से बात करते हुए देखते हैं, जहां वह उसे मना कर देते हैं।
तभी पिल्जो बोलता है, इस रेट से हम सब मारे जाएंगे। तभी स्नेक कुछ लोगों का डेटा दिखाता है जिसमें मानसू भी रहता है और बोलता है, मैंने अपने वर्तमान स्किल्ड कर्मचारियों में से पॉसिबल ज़ोडिएक्स के उम्मीदवारों को छांट लिया है। 4 लोगों के नाम देख पिल्जो हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें बस 4 ही मिले? सिह्युक, उस कमीने ने संगठन की हालत सचमुच खराब कर दी। तभी स्नेक बोलता है, स्टिल सिंयुक का दोस्त मनसू बहुत स्किल्ड वाला था। ये अजीब है कि उसके कौशल स्तर के व्यक्ति पर अब तक ध्यान नहीं गया। तभी पिल्जो बोलता है, उसकी आंखों में देखने से पता चलता है कि वो ना तो लालची है और ना ही महत्वाकांक्षी। मुझे ये पसंद नहीं है। जहां बोंग वन बोलता है, हम नखरे दिखाने की स्थिति में नहीं हैं। उन सभी को इकट्ठा करो, चलो देखते हैं कि उनमें क्या है। तभी मनसू को देखते हैं जो कार ड्राइव कर रहा है, जहां वो सिंयुक के साथ हुई बात के बारे में सोच रहा है, जिसमें देखते हैं कि मनसू सिंयुक के घर में है, जहां सिंयुक अपने बैंडेज को खोलते हुए बोलता है, मैं अब ठीक हूं, अब मैं चल फिर सकता हूं। जहां मनसू अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, संगठन अस्त व्यस्त है, बोंग वॉन ने अपनी हथियार निकाल ली है। मुझे लगता है कि वो नेविल्स के साथ युद्ध करने की योजना बना रहा है। अब तुम क्या करोगे? जहां सिंयुक बोलता है, मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे करना ही होगा। मनसू सिंयुक के बातों से कंफ्यूज हो जाता है। तभी वापस से मनसू को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं, जहां वो मनी मन बोलता है, नेविल्स का इंतजार करने का मतलब है उसे जो कुछ भी वो कर सकता है वो सब करना होगा, किसी भी तरह, मुश्किल से जिंदा बाहर निकलने के लिए। भले ही उसका रिवेंज पूरा हो गया है, उसने अपनी पत्नी को खो दिया है। सिंयुक, तुम्हें अपने गुस्से को निकालने के लिए एक रास्ता चाहिए, है ना? तभी देखते हैं कि मनसू घर पहुंच जाता है, जहां उसकी मां मनसू को देखते हुए बोलती हैं, तुम वापस आ गए। तभी मनसू के फेस पर डर देखते हैं और वो अपने मां को अंदर जाने के लिए बोलता है, जहां उसकी मां बोलती है, क्या बाहर कोई है? वे थोड़ी देर से नॉक कर रहे हैं। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मेरे बोलने पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तभी फिर दरवाजे के नॉक करने की आवाज आती है, जहां मानसू जोर आवाज में बोलता है, कौन है? जहां मानसू की मां बोलती है, अरे यार, वे जवाब नहीं दे रहे, क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? जहां मानसू अपने कोट से चाकू निकालते हुए बोलता है, मां, कृपया अपने कमरे के अंदर वापस चले जाओ। जहां उसकी मां को कुछ समझ नहीं आता है। तभी मानसू दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है, वैसे ही सीन सिन्युक पर चला जाता है, जहां वो नहा रहा होता है और अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आता है, जहां उसके टेबल पर एक कार्ड दिखाई देता है जिस पर नेविल फैमिली का सिंबल बना है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है, जहां उसके कोई कलीग का कॉल रहता है, जहां सिंयुक कॉल उठाते हुए बोलता है, हाँ क्या है? और कार्ड में देखता है जिसमें लिखा है, कुत्तों से सावधान। तभी कॉल पर रिप्लाई आता है, हेलो, काफी समय हो गया है सिंयुक। या अब मैं तुम्हें रेड शर्ट कहकर बुलाऊं? तुम्हारे इस शरीफ दोस्त के पास स्क्रीन लॉक भी नहीं है, उसकी वजह से मैं तुमसे इतनी आसानी से संपर्क कर पाया। कितना बोरिंग है। कॉल पर बोलने वाले का पैर देखते हैं, जहां उसके जूते और फर्श पर खून लगा देखते हैं। तभी सिंयुक कॉल पर बात कर रहे आदमी की आवाज समझ जाता है और बोलता है, कामियाशिन, तुम अभी कहाँ हो? जहां कॉल पर बात कर रहा आदमी बोलता है, ओह, क्या तुम्हें अभी भी मेरी आवाज याद है? हाँ, तुम जैसे लोगों को तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। जैसा कि तुम शायद बोल सकते हो, हम कोरिया में हैं। ग्रेंडल की वजह से ही तुम 10 साल तक शांति से जी पाए, है ना? इन सब के बीच तुमने शादी भी कर ली, तो चूंकि तुम इतने समय तक खुश रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है? कॉल पर बात कर रहा व्यक्ति हाउंड डॉग्स के कॉम्बैट टीम का कामियाशिन है। सिंह्युक को देखते हैं, जो एक हाथ में व्हाइट शर्ट और दूसरे में फोन लिए कहीं जा रहा है। तभी वो बोंग वॉन को कॉल करते हुए शर्ट पहनता है। तभी बोंग वॉन का घर दिखाया जाता है, जहां बोंग वॉन पिल्जो और स्नेक के साथ हैं। जहां बोंग वॉन कॉल पर सिंह्युक से बोलता है, क्या है? जहां सिंह्युक बोलता है, आपने पहले ही सुन लिया होगा, नेविल के हाउंड डॉग्स ने अपना मूव शुरू कर दिया है। इसका क्या मतलब है? ये जानने के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना? जहां बोंग वॉन बोलता है, लगता है हमारे लक्ष्य एक बार फिर से मेल खा गए हैं, हमें क्या करना है? तभी सिंह्युक गाड़ी में बैठते हुए बोलता है, जिसे वे चाहते हैं वो मैं हूँ। अगर वे मुझे ढूंढ नहीं पाते हैं तो वे मुझे सामने लाने के लिए कोई चारा तैयार करेंगे। तो मुझे आपसे एक एहसान मांगने दें। आपको मेरी जगह कहीं जाना है, वहां किसी को भेजो जो आपके पास सबसे स्ट्रांग हो। तभी सीन मनसू पर जाता है,
जो दरवाजे को खोलता है, जहां दरवाजे पर स्नेक अपने कुछ साथियों साथ रहता है। जहां स्नेक को देख मंसू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, आप यहाँ क्यों आए? जहां स्नेक के साथी चाकुओं को हाथ में लेकर पूरे सतर्क दिखते हैं। जहां स्नेक बोलता है, सेह्युक ने एक एहसान मांगा है, वो चाहता है कि हम आपको और आपकी माँ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे, आपको अभी जाना होगा। जहां मंसू पूछता है, क्या ये इतना अचानक है? तभी स्नेक बोलता है, हाउंड डॉग्स रास्ते में है। ये सुनकर मंसू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी ये सब देख मंसू की माँ मंसू से पूछती है, मंसू यहाँ क्या हो रहा है? जहां मंसू बोलता है, माँ अपना जैकेट ले लो, मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगा। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां मंसू के साथी किम ह्युनसू का आईडी पकड़े हुए कामिया सीन को देखते हैं। जहां ह्युनसू को घायल देखते हैं। जहां कामिया सीन बोलता है, एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में वेश बदलना। जहां आईडी को तोड़ते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग। तब ह्युनसू बोलता है, कृपया मुझे जाने दो, मैंने जो कुछ भी जानता हूं वो सब बता दिया है। जहां कामिया सीन बोलता है, नहीं वो नहीं, क्या सेह्युक ने सच में मेरे बारे में कुछ नहीं कहा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे भूलकर अपनी जिंदगी जी रहा हो। हम सच में बहुत करीब थे। ओह, मैं समझा, तुम झूठ बोलने वाले बुरे आदमी हो, है ना? तुम जरूर याद न होने का नाटक कर रहे होगे, तो तुम्हें मरना होगा। दुनिया को झूठ बोलने वालों की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही हूँ? तभी ह्युनसू दर्द भरी आवाज में बोलता है, मुझे लगता है उसने तुम्हारा जिक्र किया था। तभी कामिया सीन उसके सिर को पकड़ दीवार में दबा देता है और बोलता है, मुझे ठीक से बताओ, किया था या नहीं किया था? जहां ह्युनसू बोलता है, उसने किया था, अब मुझे याद आया। जहां कामिया सीन उसके सिर को जोर से दबाते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हें ये जरूर पता होगा मेरा नाम क्या है? जहां ह्युनसू बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो। तभी कामिया सीन बोलता है, हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो नहीं पता, तुम ढोंग क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की, इसलिए तुम एक बुरे इंसान हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं बुरे लोगों से नफरत करता हूँ। और ह्युनसू के सिर को जोर से दबाने लगता है। तभी सीन दूसरी ओर जाता है, जहां बारिश के बीच मंसू को अपने माँ को कंधे पर उठाए दौड़ते हुए देखते हैं, जिसके साथ स्नेक भी अपने साथियों साथ दौड़ रहा है। जहां मंसू पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? जहां स्नेक बोलता है, मुख्य द्वार खतरनाक है, हमने पास में एक कार पार्क की है, कृपया वहां पहुंचने तक इंतजार करें। जहां मंसू बोलता है, समझ गया। तभी वे लोग अपनी रफ्तार बढ़ा लेते हैं, परंतु उन पर कोई नजर रखे हुए है। जहां बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी को देखते हैं जो मंसू लोग पर नजर रखे हुए हैं, जो कॉल पर बोलता है, जब वे भागते हैं तो वे चींटियों जैसे दिखते हैं, इससे मेरा मन करता है कि मैं उन्हें कुचल दूं। तभी उस आदमी का फेस देखते हैं जो हाउंड डॉग्स के रिकॉनेसेंस टीम का वेन काई है। तभी स्नेक और मंसू रुक जाते हैं, जहां उनके सामने दो लोगों को देखते हैं, जिसमें छोटे वाला कॉल पर बोलता है, ओह वेन काई, हमें टारगेट मिल गया है, तुम्हारी कीमत वसूल हुई। जहां स्नेक को बोलता है, अंकल आपके जॉइंट्स कमजोर हो रहे हैं, भागो मत यार, मुझे बुरा महसूस होने लगा है। जहां छोटा आदमी वीरो ब्रदर्स का छोटा भाई डियो वीरो है। जहां मानसू बोलता है, उसने ये कैसे? और स्नेक मन ही मन बोलता है, क्या उन्होंने हमारी जगह का पहले ही पता लगा लिया है? तभी स्नेक को पहले की बात याद आती है, जहां बोंग वॉन सिंगयुक को कॉल पर बोलते हैं, मानसू को हम पर छोड़ दो। जहां सिंगयुक बोलता है, सावधान, वे सामान्य हत्यारे नहीं हैं, कोरिया में ये अलग हो सकता है, लेकिन नेविल के दांत बहुत नुकीले हैं। जब तक आप और अधिक कर्मियों को इकट्ठा नहीं कर लेते, तब तक बेहतर है कि आप लड़ाई में शामिल ना हो। तभी प्रेजेंट में देखते हैं, जहां स्नेक बोलता है, तुम लोग पहले आगे बढ़ो। तभी सब हैरानी से बोलते हैं, क्या सर? तभी स्नेक बोलता है, जिस तरह से उन्हें हमारी जगह का पता चला, उससे लगता है कि कोई हमें दूर से देख रहा है। अब जाओ, इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे। तभी मानसू बोलता है, लेकिन सर। तभी स्नेक बोलता है, मंसू अपनी माँ के बारे में सोचो। तभी मंसू अपने माँ के साथ वहां से जाने लगता है और बोलता है, मैं और लोगों को लेकर लाऊंगा। जहां स्नेक बोलता है, बाद में मिलते हैं, और मंसू वहां से चला जाता है। तभी हाउंड डॉग्स का डियो बोलता है, क्या ऑर्का? वो भाग रहा है, इस गति से हम उसे खो देंगे, हमें उन कमीनों को जल्दी मारकर उसे पकड़ना होगा। तभी लंबा आदमी बोलता है, डियो आज संडे है, आज लड़ाई नहीं करने का दिन है,
जहां लंबा आदमी हाउंड डॉग्स के कॉम्बैट टीम का दंते ऑर्का वेरो है। तभी डियो ऑर्का का कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि वॉइस लीडर की पीठ पीछे जानकारी लेने के लिए मैंने वैन काई को कितना रुपया दिया है? वो सियुक का दोस्त है, हमें उसे हॉस्टेज के रूप में पकड़ना होगा। तभी स्नेक को देखते हैं जो मन ही मन बोलता है, किसी अज्ञात कारण से बड़ा आदमी कोई हरकत नहीं कर रहा है। डेटा के अनुसार वो डियो वेरो हाउंड डॉग्स में सबसे कमजोर है, मुझे सबसे पहले उसे संभालना चाहिए। और अपने साथियों से बोलता है, तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ उसके साथी बोलते हैं, हम आपके साथ रहेंगे सर। तभी स्नेक मुस्कुराते हुए बोलता है मैं ना नहीं कहूंगा, मैं पहले छोटे आदमी को संभालूंगा, उसके बाद मैं बड़े आदमी को संभालने के लिए तुम लोगों के साथ मिल जाऊंगा, समझ गए? तभी डियो को देखते हैं जो ऑर्का पर गुस्सा करते हुए स्नेक की ओर चलते हुए ऑर्का से बोलता है, धिक्कार है तो फिर मैं खुद ही करूंगा। अगर हमने उसे खो दिया तो तुम्हें मुझे वापस पे करना होगा, अगर वो भाग गया तो ये तुम्हारी गलती होगी। तभी चाकू निकालता है और स्नेक से बोलता है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कृपया जल्दी मर जाओ कमीने। तभी स्नेक अपने कोट से 2 चाकू निकालता है और बोलता है, ये आसान नहीं होगा। तभी सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है, जहां ब्लैक कपड़े में एक आदमी को देखते हैं जिसके पास सिंगयुक हाथ में चाकू लिए जा रहा होता है। जहां ब्लैक कपड़े वाला आदमी बोलता है, ओह तुम आ गए, ओह यार काफी समय हो गया है। सिंगयुक, जहां ब्लैक कपड़े वाला आदमी हाउंड डॉग्स के कॉम्बैट टीम का दो यूईचन है, जो पहले दोसन कंस्ट्रक्शन का एम्प्लॉय था। में एक बिल्डिंग देखते हैं जहां सिंगयुक और यूचन रहता है, जहां यूचन अपने हाथ वाले चाकू को स्टाइल में घुमाता है और सिंगयुक के ऊपर फेंक देता है, और साथ में कुछ और चाकू भी फेंकता है जिससे सिंगयुक बच जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है, जहां दोनों इक्वल स्ट्रांग लग रहे हैं, जहां दोनों एक दूसरे के चाकू वाले हाथ को पकड़े हुए रहते हैं। जहां यूचन बोलता है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर ये वास्तव में तुम्हारा बेस्ट है तुम मेरे हाथों मारे जाओगे ह्यूंग। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां स्नेक और डियो में लड़ाई हो रहा है, जहां स्नेक मन ही मन बोलता है, धिक्कार है, ज़ोडिएक्स ने कहा था कि वो कमजोर है, वो इतना अच्छा मुकाबला कैसे कर रहा है? ये मुकाबला अच्छा नहीं है। मैंने सोचा था कि वो लड़ाई के लिए ज्यादा योग्य नहीं था, लेकिन वो तेज है, मैं उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे हर कदम पर ध्यान देना चाहिए। तभी डियो गुस्से से स्नेक से बोलते हुए उस पर हमला करता है, बस भी करो, मेरे पास समय नहीं है। जहां स्नेक उसे बचते हुए उसके हाथों पर हमला करता है, जहां डियो कुछ दूर गिरता है, जहां जख्मों को पकड़कर बोलता है, दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई, मैं मरने वाला हूँ। तभी स्नेक मन ही मन बोलता है, अभी उसने जानबूझकर मुझे और गहरा वार करने दिया। जहां डियो को देखते हैं जो अपने हाथों में लगे खून को देखते हुए बोलता है, खून, और का खून बह रहा है, और अपने जख्मों को पकड़ते हुए बोलता है, मैं डरा हुआ हूँ, ये बिल्कुल उसी समय जैसा है, मैं ठीक वैसे ही डरा हुआ हूँ जैसे उस समय था, मेरी मदद करो ऑर्का। तभी ऑर्का स्नेक पर अचानक हमला कर देता है, जिससे स्नेक अपने हाथों से ब्लॉक करता है, परंतु हमले के इम्पैक्ट से स्नेक पीछे फेंका जाता है। जहां स्नेक के साथी ये देख थोड़ा हैरान हो जाते हैं, तभी डियो बोलता है, ऑर्का मैं डरा हुआ हूँ ऑर्का। तभी स्नेक को उसके साथी उठाते हुए बोलते हैं, सर क्या आप ठीक हैं? जहां स्नेक बोलता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने ब्लॉक किया, फिर भी मेरी दाहिनी बांह और पसलियां टूट गई हैं, हर कोई भाग जाओ जब तक तुम भाग सकते हो। जहां उनके साथी बोलते हैं, प्लानिंग टीम मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, और स्नेक से बोलते हैं, क्या तुम हमें कम आंक रहे हो? वापस उठो और लड़ो, अगर हम उन्हें यहाँ नहीं रोक पाए तो प्रेसिडेंट खतरे में पड़ जाएंगे, चलो चले। हम में से हर किसी को कम से कम एक वार तो करना चाहिए, और ऑर्का पर हमला करने लगते। जहां उनका एक भी वार ऑर्का को टच नहीं हो रहा था, अपने साथियों को जख्मी होते देख स्नेक आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोलता है, हम जीत नहीं सकते, हम इससे जिंदा नहीं निकल सकते। क्या ये जानने के बावजूद तुम लोग अभी भी कूद रहे हो? इस गति से सभी बलिदान हो जाएंगे और वो ब्लेड प्रेसिडेंट की ओर होगी। सिहुक, चूंकि मैंने उसके दोस्त को बचाया है, शायद वो बाकी सब संभाल लेगा। निश्चित रूप से मैं सारा बोझ तुम पर नहीं डालूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा ताकि उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए और वो चाकू
राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचेगा। तभी डियो नीचे बैठे लड़ाई देख रहा होता है, जहां स्नेक को देख मन ही मन बोलता है, जैसा कि डेटा में कहा गया था, वो केवल अपने पैरों का उपयोग कर रहा है। वो हमलों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हथियार जैसा है। क्या वो ओरका के खिलाफ बचाव करने की योजना नहीं बना रहा है? तभी स्नेक और ओरका की फाइट देखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के हमलों से बचते हुए देखते हैं। तभी स्नेक की स्पीड बढ़ जाती है, जहां स्नेक बोलता है, मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। चूंकि अंत निकट आ रहा है, इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूं जैसे मैं अपने प्राइम समय में हूं। और ओरका पर हमला करते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं ये कर सकता हूं। तभी देखते हैं कि स्नेक का ब्लेड ओरका को टच होने वाला होता है। वैसे ही ओरका स्नेक के पेट में चाकू घोंप देता है और उसके चोटी को पकड़कर उसके गले को काटने वाला होता है। तभी स्नेक को पुरानी बातें याद आती हैं, जहां वो और प्रेसिडेंट बोंगवन जमीन पर लेटे हुए हैं। जहां स्नेक बोंगवन को बोलता है, जिंदा रहो, फिर भी जिंदा रहो। जहां बोंगवन का नकली पैर और बैसाखी को टूटे हुए देखते हैं। जहां बोंगवन बोलता है, मैं कंपनी और अपने पिता को नहीं बचा पाया, क्या मुझे मरने का अधिकार नहीं है? जहां स्नेक बोलता है, जिंदा रहो। तभी बोंगवन नकली पैर को देखते हुए बोलता है, उस चीज को वापस ले लो, मुझे 2 पैरों पर खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहां स्नेक बोलता है, फिर भी उठो और खड़े हो जाओ। जहां बोंगवन स्नेक की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मैं मर भी नहीं सकता क्योंकि तुम रास्ते में हो। चूंकि मैं मर नहीं सकता इसलिए मैं जीऊंगा, तो अपने आंसू पोंछ लो यार। तभी बोंगवन का हाथ स्नेक के साथी के हाथ में बदल जाता। जहां प्रेजेंट में स्नेक के साथी खुद पर हमले को ले स्नेक को बचाता है। अपने साथी की लाश को देख स्नेक मन में बोलता है, अगर मैंने उस समय स्वेच्छा से अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ी होती, मैं ह्यूम निम की रक्षा कर सकता था। कंपनी को बचा न पाने की कीमत मुझे चुकानी चाहिए, ह्यूम निम को नहीं। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। कोई कल नहीं है, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है, बाकी संभाल लिया जाएगा। जहां स्नेक काउंटर अटैक कर ओरका के पैर पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी ओरका स्नेक के सिर को धड़ से अलग कर देता है और डियो को बोलता है, चलो डियो, हमने उस आदमी को पहले ही खो दिया है। जहां डियो बोलता है, अगर तुमने पहले मदद की होती तो ऐसा नहीं होता। और अपने चाकू को निकालते हुए बोलता है, वापस जाने से पहले थोड़ा रुक जाओ, मुझे अभी भी उस कमीने का कुछ हिसाब चुकाना है। तभी सीन बांगवन पर जाता है, जिसकी नींद खुलती है और अपने चश्मे को उठाते हुए बोलता है, कितना अजीब है, कुछ तो गलत है। सिंगयुक और यूचन को फाइट करते हुए देखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। जहां सिंगयुक को यूचन के फाइटिंग में कुछ डाउट होता है और मन ही मन बोलता है, ये असामान्य है, लड़ने की एक ऐसी विधि जो फायदों को बढ़ाती है। यूनिक नकली चालों का उपयोग करके प्रतिद्वंदी से गलतियां कराकर बड़े चालों के खतरे। 2 यूचन के लचीले मूवमेंट से निष्क्रिय हो जाते हैं। 2 यूचन वो पहले से अतुलनीय रूप से अधिक स्ट्रांग हो गया है, बस इतना ही अंदाजा लगाना काफी है। तभी यूचन सिंगयुक के चाकू को अपने चाकू से ब्लॉक करता है, जहां सिंगयुक उसके गाल पर जोर से एक मुक्का मारता है। तभी सिंगयुक फिर से वही मूव इस्तेमाल करने का ट्राई करता है, जहां यूचन फिर से अपने चाकू से सिंगयुक के चाकू को ब्लॉक करता है, परंतु इस बार यूचन सिंगयुक के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन सिंगयुक फिर भी उसके गाल पर मुक्का मार देता है। लेकिन इस बार सिंगयुक के फेस पर भी कट लग जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को घुरने लगते हैं। तभी यूचन खड़े होते हुए मन में बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन लगता है ये मजेदार होगा। और सिंगयुक को बोलता है, लेट्स कंटिन्यू। तभी सीन दूसरी तरफ जाता है, जहां कामिया सीन और काई को देखते हैं। जहां कामिया सीन एक्सरसाइज कर रहा है और काई मोबाइल में कुछ सुन रहा होता है, जहां पता चलता है कि वो सिंगयुक और यूचन की बातें सुन रहा होता है। जहां यूचन की बातों को सुन काई बोलता है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। काई की बातें सुन कामिया सीन बोलता है, हालांकि मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। जहां काई बोलता है, कुछ नहीं है शिन, अपना स्ट्रेचिंग पूरा करो, सिंगयुक के खिलाफ जीतने के लिए तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है। तभी सीन ठीक है बोलकर स्ट्रेचिंग करने लगता है, जहां काई मन ही मन बोलता है, सिंगयुक के प्रति उसके अत्यधिक जुनून के कारण वो क्या करेगा ये कोई नहीं बता सकता है। जब वो यहाँ नहीं है तो मुझे डेड फेस को रिपोर्ट देनी चाहिए। 2 यूचन, वहाँ क्या हो रहा है? तभी सीन सिंगयुक और यूचन पर जाता है, जहां दोनों के बीच एक मोबाइल को गिरा देखते हैं जो टूट गया है।
तभी यूचन को अपने हाथों से इशारा करते हुए देखते हैं, जिसमें वो सिन्युक से बोलता है, मेरी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं। वेन काई ने मेरे फोन को हैक कर लिया है। हो सकता है तुम्हारा फोन भी हैक हो गया हो। हमारे फोन से छुटकारा पाने के बाद बात करते हैं। जहां सिन्युक बोलता है, मैंने उसे यहाँ आते समय फेंक दिया। मैंने तुम्हारे स्किल्स को काफी देख लिया है, इसलिए समझाओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी यूचन अपने फेस पर लगे खून को पोंछते हुए बोलता है, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो। मैंने सोचा था कि अब तक मैं और स्ट्रांग हो गया हूँगा। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आओगे। अगर ये जाल होता तो तुम क्या करते? जहाँ सिन्युक बोलता है, अगर ऐसा होता तो तुम्हें मेरे घर आकर मुझे चेतावनी देने का कोई कारण नहीं होता, और वो भी कोरियन में। सुन यूचन मन में बोलता है, ओह, मुझे चीजों का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। उसने हाउंड डॉग्स को उसकी क्षमताओं से जो उम्मीदें थी उनसे कहीं ज्यादा हासिल किया है। अगर ये निश्चित नहीं होता तो मैंने ऐसा दिखाने की योजना बनाई थी कि कुछ हुआ ही नहीं है और उसे मार डालता। और सिन्युक से बोलता है, तो ये राहत की बात है। अच्छी खबर है कि एक और मिशन पर होने के कारण टीम लीडर 1 हफ्ते में शामिल होंगे। अभी उप टीम लीडर डेडफेस कमांड में है। परिणाम स्वरूप हाउंड डॉग्स उत्तेजित है। उदाहरण के लिए सदस्यों का नंबर 1 लक्ष्य सिन्युक है। हालांकि डेडफेस ली बोंगवॉन को प्रायोरिटी लक्ष्य के रूप में देखता है। ये ली बोंगवॉन के अस्तित्व के अंतर्निहित खतरे के कारण है। दोसान और उसकी संपत्ति के वैध और उपयुक्त वारिस के पद के साथ यदि ली बोंगवॉन कोरिया की शक्तियों को एकजुट करता है, साथ ही विदेशों में एंटी नेवल शक्तियों को भी, ये काफी परेशानी भरा होगा। इसी कारण डेडफेस और वेन काई अन्य सदस्यों से तुम्हारी लोकेशन को छिपा रहे हैं। अगर कोई अवांछित स्थिति उत्पन्न होती है तो मिशन पटरी से उतर जाएगा। हमें इस झगड़े का फायदा उठाना होगा। ये एकमात्र मौका है जब टीम लीडर यहाँ नहीं है और सिन्युक को फेंक कर कुछ देता है। तभी 2 गैजेट देखते हैं, जिसमें एक लोकेशन ट्रैकर है और दूसरा सैटेलाइट फोन है जो यूचन दिया होता है। और सिन्युक को ड्राइव करते हुए देखते हैं, जहां यूचन की आगे की बातें याद आती हैं। जहां यूचन गैजेट देते समय बोलता है, मैं अब से इसका उपयोग करके तुमसे संपर्क करूंगा। ट्रैकर केवल कामियाशिन और ओरका की लोकेशनों को ट्रैक करता है। डियो ओरका के साथ रहेगा और मैं बाकियों को ट्रैक नहीं कर सका क्योंकि वे इसे बहुत जल्द समझ जाएंगे। जहां सिन्युक यूचन से पूछता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। जहां यूचन बोलता है, जो कुछ तुम्हारे और अन्य हाउंड डॉग्स के बीच हुई है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि तुम जानते हो, मैं कोरिया और नेवल्स दोनों से नफरत करता हूँ। अगर दोनों पक्ष बेकार है तो व्यक्तिगत रूप से मुझे तभी बेहतर महसूस होगा जब दोनों पक्ष उन कीचड़ भरी खाइयों में बर्बाद हो जाएंगे। तभी सिन्युक ड्राइव करते हुए मन ही मन में बोलता है, अगर यूई-चान ने जो कहा वो सच है तो ये जानकारी उपयोगी होगी। लेकिन लगता है कि वो अभी भी ली बोंगवॉन के खिलाफ मन में द्वेष रखे हुए है। जब तक मुझे पक्का पता नहीं चल जाता, मैं ये जानकारी अपने पास ही रखूंगा। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां स्नेक और ओरका के बीच फाइट हुई थी। जहां सभी लोगों को गुस्से में देखते हैं, तभी पिलजो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम हरामजादो, अपनी आंखें बंद करो। जहां कुछ लोग रोते हुए हाउंड डॉग्स को गाली दे रहे होते हैं, तभी पिलजो चिल्लाता है, जल्दी करो और इन्हें ढकने के लिए कुछ लेकर आओ। पलट जाओ तुम कमबख्तो। तभी मनसू को देखते हैं, जिसकी आंखें फटी की फटी रहती हैं और स्नेक की लास्ट बात याद आती है, जिसमें वो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा बोलता है। तभी स्नेक के लाश को ले जाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर लगता है कि लाश के साथ कुछ किया गया है। जहां सभी लोगों को गुस्से में देखते हैं, जहां नामुंग बांगवन को बोलता है, प्रेसिडेंट। तभी बोंगवन को स्नेक की लास्ट मुलाकात याद आती है, जहां बोंगवन बोलता है, सावधान रहना कोंगसान। हालांकि ये बहुत कम संभावना है कि तुम्हारा उनसे सीधा सामना होगा। अगर तुम्हारा उनसे आमना सामना हो भी जाए तो लड़ाई मत करना। जहां जोडियक स्नेक बोलता है, चिंता मत करो प्रेसिडेंट, अब मैं वो नासमझ कोंगसान नहीं हूं जो तुम्हारे साथ अंडरपास के नीचे खेला करता था। मैंने अपना गुस्सा काबू कर लिया है। कोंगसान मतलब स्नेक के बॉडी को देख प्रेसिडेंट बोंगवन नामुंग को बोलता है, नामुंग, पूरे कोरिया में फोन करो। इस बार उन्हें बताओ कि दोसान का ली बोंगवॉन उन्हें ढूंढ रहा है।
यूचन को देखते हैं जो बारिश में बैठा है, जहां वो संयुग के बीच हुई बात को याद करता है, जहां यूचन बोलता है मैंने वो कर दिया है जो अभी मैं कर सकता था। तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि अभिवादन के लिए इतना काफी है। अब मुझे बताओ, जब मैं कोरिया से दूर था तब क्या हुआ? ली बोंगवॉन के बजाय ली ग्वांगवॉन प्रेसिडेंट कैसे बन गए? तभी बारिश में बैठे यूचन बोलता है तो ये हुआ था। तभी डेड फेस को देखते हैं जहाँ वेन काय कॉल पर उसे रिपोर्ट दे रहा होता है, जहाँ काय बोलता है वाइस टीम लीडर डू यूचन के फोन का कनेक्शन कट गया था। केवल आवाज से ऐसा लगता है कि संयुग के खिलाफ लड़ाई छिड़ गई है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। जहाँ डेड फेस बोलता है कमियां शीन का क्या, कहाँ वेन काय बोलता है चिंता न करे, मैं उससे कुछ दूरी से रिपोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ चीजें कैसी हैं, क्या तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं? जहाँ डेड फेस बोलता है नहीं, केवल कमियां शीन ही अवज्ञाकारी नहीं है, कोई भी आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ मूर्खतापूर्ण करने से रोकना मेरे लिए मुश्किल है। जहां डेड फेस कुछ लोगों के पास पहुंचता है और कई को बोलता है रुको, मैं जल्द ही वापस कॉल करूंगा। जहां कॉल पर कई बोलता है मुझे डुयुचान के बारे में क्या करना चाहिए। तभी डेड फेस के सामने वाले आदमी व्हीलचेयर वाले एल्डर की ओर इशारा करते हुए डेड फेस को बोलता है वो वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जहाँ डेड फेस उनको कुछ पैसों की गड्डी देते हुए व्हीलचेयर वाले एल्डर की ओर जाने लगता है और कॉल पर वेन कई को बोलता है अभी क्या हुआ, इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला जहर है, चीजों पर थोड़ी और देर नजर बनाए रखो। जहां वेन कई यस सर बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी देखते हैं कि डेड फेस व्हीलचेयर वाले एल्डर के पास आकर खड़ा हो जाता है। जहां एल्डर बोलता है तुमने इस बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों ढूंढा? जहां डेड फेस बोलता है आपकी वर्तमान स्थिति में अंगरक्षकों के बिना घूमना खतरनाक है। जहां एल्डर बोलता है क्या मुझे तुम शौकिया लोगों से कभी सुरक्षा की जरूरत पड़ी है? जहां डेड फेस बोलता है मैं सीधे बात करूंगा, कृपया ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करें कि एसोसिएशन इसमें शामिल ना हो। जहां एल्डर बोलता है क्या ये एक धमकी है या कोई एहसान? एसोसिएशन न्यूट्रल है, एसोसिएशन का सिद्धांत समझौतों और नियमों के अनुसार कार्य करना है। अगर नेवल शांति को खतरा पहुंचा रहे हैं तो वे कार्रवाई करेंगे। जहां डीएफएस बोलता है क्या वे कोरिया में उस शांति की परवाह नहीं करते हैं? अगर सिह्युक और ली बोंगवॉन द्वारा तख्ता पलट शुरू करने से पहले एसोसिएशन ने कार्रवाई की होती तो शांति बनी रहती। जहां एल्डर बोलता है वो घटना इतनी अचानक हुई कि वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और जिस कारण से उन्होंने उन दोनों को जवाबदेह नहीं ठहराया है। क्या ये ली ग्वांगवॉन ने नेवल की मंजूरी लिए बिना ये सब षड्यंत्र किया था, इसलिए वे सहमत है कि ये उचित था? जहां डेड फेस बोलता है मुझे लगता है कि आपने एसोसिएशन के मामलों में दखल दिया है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अगर एसोसिएशन कोरिया में होने वाली किसी चीज के खिलाफ कार्रवाई करता है, ये नेवल्स और एसोसिएशन के बीच सत्ता की लड़ाई में बदल सकता है। मुझे बस उम्मीद है कि महान एल्डर का निर्णय चीजों को और खराब नहीं करेगा। और वहां से जाने लगता है। तभी एल्डर हंसते हुए बोलता है खून पानी से गाढ़ा होता है, जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होती तो तुम सब बस धमकी देते हो। मैं सही रास्ता चुनूंगा कज़दातिनो, अगर तुम नहीं चाहते कि एसोसिएशन कार्रवाई करे तो मामले को ज्यादा बढ़ने न दो। डेड फेस का रियल नाम कज़दातिनो है, जो कॉल पर किसी को बोलता है क्या तुम तैयार हो? तभी सीन चाइना टाउन में शिफ्ट होता है, जहां एक लड़की को बात करते हुए देखते हैं जो ब्लैक गोल्ड क्लैन की लीडर लिन शियाओ है, जो डेड फेस से बात कर रही हैं और बोलती है ये थोड़ा बोझिल था क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें आप चाहते थे कि हम ढूंढें, लेकिन हमने इसका अच्छे से ध्यान रखा क्योंकि आप वेन काई के दोस्त हैं। कोरिया में नेवल के सभी सदस्यों को इकट्ठा कर लिया जाना चाहिए। जहां डेड फेस बोलता है उन सभी को बुलाओ, मैं सहमत जगह पर पैसे छोड़ दूंगा। तभी सीन कमिया शीन पर जाता है, जहां वो वेन काय से पूछता है सियुक के ठिकाने के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता चला। जहां वेन काय बोलता है इम्पेशेंट मत हो शिन, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां कमिया सीन बोलता है तुमने कहा था कि तुम्हारे कुछ चीनी दोस्त है, ब्लैक गोल्ड क्लैन या जो भी हो, उनके लिए इतना लंबा समय लगना अजीब है, क्या तुम इसे जानबूझकर मुझसे छिपा रहे हो? जहां वेन काय मन में बोलता है वो फिर से अपना आपा खोने वाला है। मुझे पैसे मिलने के बाद मैंने डीओ को अप्रत्यक्ष जानकारी दिया था, लेकिन मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो एक बड़ी दुर्घटना करवाएगा। और कमिया सीन से पूछता है शिन हमें सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? जहां कमिया सीन बोलता है धोखा। तभी वेन काई बोलता है दोस्तों से झूठ बोलना क्या है? जहां कमिया सीन बोलता है धोखा। तभी वेन काई कमिया सीन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है मेरी तरफ देखो शिन, क्या मैं तुम्हें सियुक जैसा लगता हूँ? जहां कमिया सीन बोलता है वेन काई है, तुम पर शक करने के लिए माफ करना। जहां वेन काई बोलता है इट इज ऑल राइट। तभी उनके पास कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं, जहां
उन लोग में बीच वाला आदमी बोलता है, हम महज फोल्डिंग स्क्रीन है। जहाँ वेन काय उनकी ओर देखते हुए बोलता है, तुमने वो सुना, हमारा शिन बेवफादार कमीनों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। ये तुम्हारा ली ग्वांगवॉन से बदला लेने का मौका है। तभी उन लोगों में से एक बोलता है, हम ली ग्वांगवॉन के अधीन थे, इसका कारण पैसा था, व्यक्तिगत कुछ नहीं। जहाँ वेन काय बोलता है, वो इशारा नहीं समझता, तुम्हारे बगल वाला कमीना, क्या वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं है? तुम्हारे मूर्ख छोटे भाई ने मूर्खतापूर्ण तरीके से ली ग्वांगवॉन का नया ज़ोडिएक पद स्वीकार कर लिया और उसकी वजह से हमारे लिए चीजें और भी जटिल हो गई। अब तुम समझे, इस डर से वो हमारा निशाना बन जाएगा। तभी उन लोगों में से व्हाइट ड्रेस वाला बोलता है तुम हमें बेवकूफ कमीनों जैसा समझते हो। तुम चाहते हो कि हम बिना पैसे के तुम्हारा गंदा काम करें। अगर बस इतना ही है तो मैं जा रहा हूँ। और वहां से जाने लगता है। तभी कमियां सीन को देखते हैं, जो कूद कर व्हाइट ड्रेस वाला आदमी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ कर बोलता है, मत जाओ। जहाँ व्हाइट ड्रेस वाला आदमी हाथ छोड़ने के लिए बोलता है, जहाँ कमियां सीन मत जाओ बोलते हुए उसके हाथ को जोर से दबाने लगता है, जिससे व्हाइट ड्रेस वाला आदमी चाकू को निकालते हुए बोलता है, तुम कमीने कुत्ते के बच्चे, और उस पर चाकू से हमला करता है। जहां कमियां सीन उससे बचते हुए उसके गाल पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे व्हाइट ड्रेस वाला वही नीचे गिर जाता है। ये देख उसके साथ वाले लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कमियां सीन व्हाइट ड्रेस वाला आदमी को उसके बेल्ट पकड़कर उठाता है और कचरे के जैसे फेंक देता है और उसकी ओर वापस से जाने लगता है। ये देख व्हाइट ड्रेस वाला के साथ ही चाकू निकालकर उसकी हेल्प के लिए जाने वाले होते हैं। वैसे ही वेनकाई बोलता है, तुम उसे बाहर निकालने वाले हो। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी, लेकिन उसके लिए शानदार होगा। दूसरी ओर अगर तुम अभी के लिए वो काम छोड़ देते हो तो ये मेरे लिए शानदार होगा, लेकिन उसके लिए शर्म की बात होगी। तो वो कौन होगा? ये सुन कमियां सीन मुस्कुराता है। तभी व्हाइट ड्रेस वाला आदमी खड़ा हो जाता है और चाकू निकालते हुए बोलता है, कमीने, ब्रेडलेस बस्टर्ड्स, और कमियां सीन पर हमला करता है। जहां कमियां सीन आसानी से उसके चाकू वाले हाथ को पकड़ लेता है और हाथ को मोड़ते हुए उसके चेस्ट पर जोरदार मुक्का मारता है और बोलता है, लोग आमतौर पर 3 से 4 वार तक झेल पाते हैं, तुम कब तक झेल पाओगे? और उसे मारने लगता है। ये देख व्हाइट ड्रेस वाला आदमी के साथी देख हैरान है। तभी वेनकाई बोलता है, मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं, हमें लोगों की जरूरत है। हम चाहेंगे कि तुम हमारे कुछ काम में हाथ बटाओ। तुम पूरे कोरिया में सबसे मजबूत पक्ष में हो, है ना? हमें तुम्हारी मदद लेने दो। कमियां शीन को देखते हैं, जो अपने भींगे बालों को कपड़े से पोंछ रहा होता है और वैन काय पीछे कॉल पर बात कर रहा होता है। जहां वैन काय को कॉल पर ब्लैक गोल्ड की लीडर लिक शाओ बोलती है, वैन काय अपनी तुमने क्या किया? बोंग वॉन ने अपना मूव ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जहां वैन काय बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जहां लिक शाओ बोलती हैं, दोसन का स्नेक हन कंगसन मर गया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अगली फ्रेंड ने उसके बॉडी के साथ कुछ किया है, उसी के कारण ये हुआ है। जहां वैन काय बोलता है, ओह वो मैन बन वाला आदमी। तभी लिन चियाओ बोलती हैं, हाँ वो मैन बन वाला एथलीट। बोंग वॉन के पक्ष में लोगों को एकजुट करने में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर वो नहीं होता तो आज का बोंग वॉन अस्तित्व में नहीं होता। इसी कारण ली बोंग वॉन ने नेशनल वाइट समन का आदेश जारी किया। जो लोग हान कांगसान को याद करते हैं वे उसके पक्ष में आ जाएंगे। तुम आखिर क्या सोच रहे थे? तभी वेन काय बोलता है, मैं तुम्हें वापस फोन करता हूँ, और मन ही मन बोलता है, ये सोचना कि वो उस पोजीशन का कोई व्यक्ति था, एक डिजास्टर। और गुस्से से बोलता है, डियो वो कमीना, मैंने उससे कहा था कि मजाक में ज्यादा आगे ना बढ़े। कितना अश्लील है। जहाँ कमियां शीन पीछे खड़ा सुन रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी वेन काई डेड फेस को कॉल करता है और बोलता है, वो टीम लीडर, मुझे लगता है कि चीजें बिगड़ गई हैं। तभी सीन स्नेक के फ्यूनरल पर जाता है, जहां बांग वन को गिरते पड़ते हुए एक पैर से स्नेक के फोटो के सामने जाता है और उसके फोटो के सामने अपने सिर को झुका लेता है। बांग वन के फेस पर गुस्सा देखते हैं। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां बांग वन सोफे पर बैठा है, जहां नामुंग और पिलजो उसके पीछे खड़े हैं। जहां नामुंग बोलता है, वे सब इकट्ठा हो गए हैं सर, ये नेविल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अपनी लिमिट पर हैं कि हम कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तभी बहुत सारे आदमी को देखते हैं, जहां बोंग वन बोलता है, अच्छा काम किया, सबकी आंखें जीवित हैं। तभी इकट्ठा हुए आदमियों में से प्रीवियस जनरेशन जोडिएक रैबिट, जो जुनियोंग बोलता है, क्या हम ही सिर्फ 2 जोडिएक हैं? उनमें कोई वफादारी नहीं है। हाँ, कांगसान ने हमारी इतनी मदद की, फिर भी। तभी प्रीवियस जनरेशन जोडिएक टाइगर किम जिनसेओ बोलता है, वे डरे हुए हैं। अगर ह्यूंग जिंदा होता तो उन्हें पीटा जाता और घसीट कर यहाँ लाया जाता। जहाँ जोडिएक रैबिट बोलता है, कोई बात नहीं, अब से मैं उन कमीनों को फिर कभी नहीं देखूंगा, मैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर रहा हूँ। जहाँ टाइगर बोलता है, मुझे युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कांगसान के शरीर के साथ छेड़छाड़ करने
करने के बाद मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। जहाँ रैबिट बोलता है, यही बात छोटे मालिक को भी शायद यही महसूस होता होगा। मैंने सोचा था कि उस घटना के बाद वो पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन अब जब मैं उसे देखता हूँ तो लग रहा है वो पूरी तरह से वापस आ गया है। तभी बोंग वुन बोलता है, मेरा मानना है कि आप लोग पहले ही डिटेल्स सुन चुके हैं। हम जीतने की स्थिति में नहीं हैं। हमारे विरोधी नेविल्स हैं। जो लोग इसके लिए तैयार होकर यहाँ नहीं आए हैं वे अब जा सकते हैं। तभी बोंग वॉन के कटे पैर में एक नकली पैर लगा देखते हैं और वो खड़ा हो रहा होता है। तभी स्नेक की बातें याद आती, जहाँ स्नेक बोलता है, फिर भी खड़े हो जाओ। तभी बोंग वॉन चिल्लाते हुए बोलता है, कॉन्गसान मर चुका है, हम उससे ज्यादा अलग नहीं होंगे, इसलिए आसानी से मरने के किसी भी विचार को त्याग दो। मैं भी शांति के लिए सिर्फ अपनी आंखें बंद करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ यूचन और डेड फेस को देखते हैं। जहाँ डेड फेस फोन पर बोलता है, वेनकाई, ली बोंग वॉन की गतिविधियों पर रिपोर्ट दो। जहाँ वेनकाई बोलता है, जैसा कि खुफिया जानकारी ने बताया, बोंग वॉन हमारी ओर आ रहा है। मुझे लगता है कि वो पहले ही तुम्हारे और ऑर्का के करीब है। मेरा मानना है कि ली बोंग वॉन को हमारी जगह का भी पता है। तभी सीन चर्च में शिफ्ट होता है, जहां ऑर्का और दियो बैठे हुए प्रेयर कर रहे हैं। तभी बहुत सारे आदमी को दौड़ते हुए देखते हैं। तभी पिल्जो को देखते हैं, जो चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी करो और आगे बढ़ो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें उन्हें पकड़ना होगा। तभी वेन के आगे बोलता है, ब्लैक गोल्ड ने जो आकलन किया है उसके अनुसार चा सिहुक भी अपना चाल चल रहा है। तभी सिहुक को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं और शायद वे वेन कई की बात सुन रहा है और बोलता है, उपाध्यक्ष टीम लीडर का मनोदशा अजीब है, ऐसा लगता है जैसे उन्हें हमारी पूरी जानकारी है। तभी डेड फेस बोलता है, एक संभावना है कि सिहुक तुम्हारी ओर आ रहा है, मजबूत बिंदु पर तैयार रहो, चीजों को संभालने के बाद हम तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। जहाँ वेन कई बोलता है, हम पहले से ही मजबूत बिंदु पर है, ये स्थिति अजीब लग रही है। तभी कमिया सीन को देखते हैं, जो अपने फेस पर किताब रखकर आराम कर रहा है। तभी डेड फेस बोलता है, तैयार रहो, हम बिना किसी देरी के पहुंचेंगे। और ऑर्का को बोलता है, हम चीजों को जल्दी निपटा कर उनसे जुड़ेंगे, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। जहाँ ऑर्का के सामने कई लोगों को देखते हैं, जहाँ ऑर्का कॉल पर बोलता है, यस सर। तभी सीन डेड फेस पर जाता है, जहाँ डेड फेस और यूचन के सामने पिल्जो, रैबिट, टाइगर के साथ कई लोगों को देखते हैं। जहाँ यूचन बोलता है, बहुत सारे लोग हैं वाइस टीम लीडर। जहाँ डेड फेस बोलता है, यूचन, मुझे तुम्हें यहाँ एक चेतावनी देने दो, कोई तीसरी बार नहीं है। जहाँ यूचन डेड फेस की बात को नहीं समझता है। तभी पिल्जो को देखते हैं, जो यूचन को देख मन में बोलता है, डू यूचन, और अपने एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे में एक चाकू लिए चिल्लाता है, तैयार हो जाओ, डरो मत, मैं आगे हूँ। और डेड फेस की ओर दौड़ते हुए उस पर हमला करता है, जिससे डेड फेस बच जाता है और अपने कोट से चाकू निकालते हुए बोलता है, मुझे पसंद है तुम्हारी लड़ने की स्पिरिट। तभी सभी यूचन और डेड फेस की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। डियो और ओर्का को लड़ाई करते हुए देखते हैं, जहाँ डियो ओर्का को गुस्से से बोलता है, ओर्का, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम कोई हथियार नहीं लाए क्योंकि हम एक चर्च जा रहे थे? तुमने ये बकवास कितनी बार की है? तभी ओर्का पर कुछ लोग मिलकर हमला करते हैं, जहां ओर्का अपने मुक्का से एक एक कर उन सबको मारने लगता है और उन पर भारी पड़ने लगता है। तभी दो लोगों को लेफ्ट और राइट से हमला करते हुए देखते हैं, जिसमें लेफ्ट वाला चाकू से हमला करता है, जिससे ओर्का बच जाता है, परंतु राइट वाला आदमी ओर्का के फेस पर एक किक मर देता है। तभी देखते हैं वो दोनों न्यू ज़ोडिएक किम हन और मा हियनू हैं, जो दोनों मिलकर ओर्का से लड़ रहे हैं, जहां ओर्का उनका सामना आसानी से कर रहा होता है। तभी वो एक ज़ोडिएक के फेस पर जोरदार मुक्का मारने वाला होता है, वैसे ही उसके फेस के सामने ओर्का का मुक्का रुक जाता है, जहां ओर्का को कुछ लोग पीछे से पकड़े हुए रहते हैं और बोलते हैं, हमने उसे पकड़ लिया। तभी दूसरा ज़ोडिएक ओर्का की ओर दौड़ते हुए बोलता है, उसे कसकर पकड़ो, हमें प्लान पर टिके रहना है। तभी दोनों ज़ोडिएक ओर्का पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ओर्का को पकड़े हुए आदमी बोलते हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बस थोड़ा और। तभी ओर्का दोनों के पैर को पकड़ लेता है और दोनों को आपस में टकरा देता है। तभी न्यू ज़ोडिएक ओर्का को टैकल करता है और ओर्का के फेस को पकड़कर नीचे फेंकने वाला होता है। वैसे ही ओर्का दोनों के पैंट को पकड़कर उठा लेता है और दोनों को नीचे फेंक देता है। तभी ओर्का को बाकी लोगों के सामने खड़ा देखते हैं, जहां नामुंग को उनके पीछे से ओर्का की ओर आते हुए देखते हैं और जहां नामुंग उन लोगों को बोलता है, तुम लोग हमारे पीछे के छोटे मोटे लोगों को संभालो, मैं यहाँ चीज़ों को संभालूंगा। जहां ओर्का और नामुंग आमने सामने रहते हैं। तभी सीन यूचन पर शिफ्ट होता है,
जहां उसने कई लोगों को मार दिया है और उसके लाशों के बीच खड़ा है और ज़ोडिएक टाइगर को बोलता है, तुम्हारे लगभग आधे आदमी गिर चुके हैं अंकल, अब आपके हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। असंभव, तुम बाकी अंकल के बिना अकेले आए हो, ये जोखिम भरा है। तभी ज़ोडिएक रैबिट को देखते हैं जो योइचन के ऊपर पीछे से कूदता है और उसके गले को अपने पैर से ब्लॉक करता है और उसके चाकू वाले हाथ को भी पकड़ लेता है और बोलता है, योइचन, इसे अभी रोको। अगर तुमने इससे ज्यादा कुछ किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। हम तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहते हैं, कम से कम प्रेसिडेंट के लिए। तभी योइचन खुद को रैबिट के चंगुल से छूटा लेता है और अपने चाकू से उसके गले को काटने वाला होता है। तभी टाइगर योइचन चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, परंतु तब तक योइचन रैबिट के गले को काट देता है। तभी टाइगर योइचन को पंच मारने जाता है, जहां योइचन स्पीड में उसके पंच से खुद को बचाते हुए टाइगर के हाथ को पकड़ता है और गिरा देता है और अपने चाकू से उसके फेस पर अटैक करता है और उसके आंख के एकदम सामने लाकर रुक जाता है और बोलता है, कौन किसे जिंदा छोड़ रहा है? तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। कमजोर लोगों के पास ऐसे विकल्प नहीं होते हैं। तुम लोगों ने ही मुझे ये सिखाया था, क्या तुम भूल गए? तभी टाइगर गुस्से से बोलता है, डुयूचान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम प्रेसिडेंट के एहसानमंद हो, क्योंकि उन्होंने दिवंगत ड्रैगन ह्युंगनिम के स्थान पर तुम्हारी देखभाल की। ये सुनते ही यूचान टाइगर के गले को काट देता है। ये देख बाकी के लोगों के फेस पर डर का माहौल देखते हैं। तभी यूचन बोलता है, भाड़ में गया अंकल, फिर भी आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तभी सीन कमिया सीन और वेन काई पर शिफ्ट होता है, जहां कमिया सीन आराम कर रहा है और वेन काई कॉल पर बात कर रहा है। जहां वेन काई बोलता है, तो वो कहाँ है? जहां दूसरी तरफ लेन शियाओ को नहाते हुए देखते हैं, जहां वो वेन काई को बोलती हैं, बीच रास्ते में ही हमने उसका पीछा खो दिया, अभी उसकी जगह का पता लगाना मुश्किल है। जहां वेन काई बोलता है, इसीलिए मैंने तुम्हें उसके पास रहने और उस पर नजर रखने के लिए कहा था। हमें कम से कम ये जानना होगा कि वो हमारी तरफ कब आ रहा होगा। तभी लेन चियाओ कॉल कट कर देती हैं, जहां वेन काई बोलता है, हमेशा की तरह ही हैं, बहुत बदतमीज। तभी कमिया शीन को फेस पर बुक रखकर आराम करते देखते हैं, जहां वो पिछले दिनों को याद करता है। जहां कमिया शीन बोलता है, सिन्युक, क्या तुम कह रहे हो तुम हमें धोखा दोगे? जहां सिन्युक बोलता है, हाँ, मैं जा रहा हूं धोखा देने। तभी प्रेजेंट में कमिया शीन को हंसते हुए देखते और बोलता है, सिन्युक, उसे देखे हुए काफी समय हो गया है, मुझे उम्मीद है कि वो पहले जैसा ही दिखता होगा। उसका वो चेहरा जो हमेशा हमें नीचा दिखाता था, ताकि मैं उसे बुरी तरह कुचल सकूं। जहां सिन्युक को ड्राइव करते हुए देखते हैं, तभी पिल्जो के ओपोनेंट डेड फेस को देखते हुए और नामुंग के ओपोनेंट ओरका को देखते हैं।